जी, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही, ये भी आसान टॉपिक, ये भी पे बैक पीरियड आसान था ना। बस क्या करना था उसमें, बस पार्शियल पीरियड में रिकवरी होती है उसको डिवाइड करना होता है, और ज्यादा से ज्यादा वो बड़ी साइंस लगाता है तो वो काउंटिंग प्रॉफिट दे देता है जिसको हमने कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होता है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो गए एग्जाम में वो प्रॉफिट लिखा होगा और भूल जाएंगे कि इसको हमने कैश में कन्वर्ट करना था। ये साइंस खेलेगा, उसको पता है और वो उसको टेस्ट करेगा जब भी करेगा। लेकिन खैर चले, उम्मीद है कि आप पे बैक पीरियड में इसका ध्यान रखेंगे। जैसे ही पे बैक का लफज आया रिक्वायरमेंट में, फौरन आपने देख लेना है कि ये प्रॉफिट दिया कि कैश फ्लो दिया। अब है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। आपने कभी काउंटिंग में एक चीज पर, एक गालबन जब मैं स्टूडेंट था काउंटिंग का तो उसमें एक टर्म बोलते थे यूजफुल लाइफ, अभी भी है, और एक बोलते थे इकोनॉमिक लाइफ। फर्क क्या होता है दोनों में? यूजफुल लाइफ जितना मैनेजमेंट ने फैसला किया कि एसेट चलाना है, और इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? जितना मैन्युफैक्चरर। शाबाश, क्या कंप्लीट डेफिनेशन बताई साहब। अगर यानी मैन्युफैक्चरर ने कहा कि गाड़ी 10 साल चलेगी फर्ज करें, और मैनेजमेंट कहती है हमने 6 साल चलानी है, 6 साल में ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा मैनेजमेंट यूजफुल लाइफ क्यों डिसाइड करती है कि हमने इसको 6 साल तक चलाना है, इसके बाद नहीं? हाँ, क्योंकि एसेट जितना पुराना होता जाता है ना, उसकी खिचखिच उतनी ज्यादा होती जाती है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उतनी ज्यादा होती जाती है। ठीक है, इसलिए वो सियाने कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता जब आप एसेट खरीदते हैं ना, या जब वो पुराना एसेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हर गुजरते साल के साथ उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ती जाती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होती जाती है। भी ऐसा है कि नहीं? फिर से क्या भला, कि जब हम कोई एसेट बाय करते हैं उसकी अगर इकोनॉमिक लाइफ 10 इयर्स भी है, मैन्युफैक्चरर ने कहा 10 साल चलेगी, तो बाज़ ऑफ मैनेजमेंट फैसला करती है कि हमने इसको 5 साल, 6 साल, 7 साल चलाना है, 4 साल चलाना है। यूजफुल लाइफ कम होती है। क्यों कम होती है? मैनेजमेंट से फैसला सिर्फ एक चीज को सामने रखे करते हैं, क्या? एनुअल बेसिस के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या होगी। अगर मैनेजमेंट को लगे कि अगर इस एसेट को 4 साल चलाएं, अब जरा गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। 4 साल चलाएं अगर इस एसेट को, तो इसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो कम होगी। 8 साल चलाते हैं, इसकी एनुअल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो बताइए मैनेजमेंट कितने साल चलाएगी? और अगर 4 साल हो तो कॉस्ट ज्यादा है, 6 साल हो तो कॉस्ट कम है, 8 साल हो तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। अब कितने साल चलाए? 6 साल। शाबाश। यानी डिसीजन समझ रहे हैं? ये एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या है? आपने अपना एसेट कब रिप्लेस करना है। आपको अपना एसेट जिसकी लाइफ शायद मैन्युफैक्चरर ने 10 साल बताई है, या जितनी भी बताई है, 4 साल बताई है फर्स्ट, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 साल तक गया है। कैलकुलेशन जो है जाहिर है इससे आगे रिपीट हो रही होती है। अगर मैन्युफैक्चरर ने एसेट की लाइफ 4 साल बताई है, ये एसेट सर 4 साल चलेगा, क्या हमें ये प्रोजेक्टर 4 साल चलेगा? क्या हर साल नया रिप्लेस करना चाहिए? साल बाद, हर 2 साल के बाद रिप्लेस करना चाहिए, हर 3 साल के बाद करना चाहिए कि 4 साल के बाद? गलत। कॉस्ट देखना पड़ेगा। अगर हर 1 ईयर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, हर साल चेंज कर रहे हैं, वो भी हो सकती है ठीक। 2 ईयर रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी ठीक है, हो सकती, 3 ईयर भी हो सकती है। डिसाइड कैसे होगा? हम हर रिप्लेसमेंट पॉलिसी की एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? हर रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे हमारी एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या होगी। जिस रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे एनुअल कॉस्ट सबसे कम होगी, हम अपनी रिप्लेसमेंट पॉलिसी वही रखेंगे। फिर से बताइए, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में हम डिसीजन क्या करते हैं? हमें अपने एसेट को हर साल बाद रिप्लेस करना है, हर 2 साल बाद रिप्लेस करना है, हर 3 साल बाद रिप्लेस करना है, या हर 4 साल बाद रिप्लेस करना है? बताइए, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में डिसीजन क्या करना है? सवाल क्या है, मसला क्या है जिसका हल ढूंढ रहे हैं? एसेट्स को कितने सालों बाद रिप्लेस करना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? इसका जवाब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन एनुअल कॉस्ट। ठीक है, इसे
एवरेज एनुअल कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है शुरू शुरू में एनुअल कॉस्ट कम होगी, बाद में ज्यादा होगी, तो इसको एवरेज एनुअल कॉस्ट भी कह सकते हैं, या टेक्निकल टर्म क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। हम हर रिप्लेसमेंट पॉलिसी की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिस रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट सबसे कम होगी उसी पे। जैसे ये आपके सामने एक टेबल है, इसमें अभी सारी कैलकुलेशन को छोड़े, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही देखें। रिप्लेसमेंट साइकिल है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल का। अगर हम इस एसेट को 1 साल हर साल रिप्लेस करें, हर साल, तो इसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या है, 12,600। हर 2 साल बाद रिप्लेस करें तो क्या कॉस्ट है, हर 3 साल बाद रिप्लेस करें तो बताइए हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अब ये फैसला करना तो बहुत आसान है अगर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हो। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होगा भला, इसे कैलकुलेट कैसे करना है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है एनपीवी डिवाइडेड बाय एनविटी फैक्टर। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं, ना ना ना, अभी ना कैलकुलेशन करें, अभी जिंदगी इतनी आसान नहीं, ना 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 ना। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, अब सवाल असल में ये है जो आपको सिखाना है कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगी, एनविटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा। अब आप कहें सर एनपीवी कैलकुलेट करनी हमें आती है, एनविटी फैक्टर भी कैलकुलेट करना हमें आता है, आता है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो 3 ईयर का एनविटी फैक्टर क्या होगा, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट करें। मैं पुराने तरीके से कैलकुलेट करता हूं, आपके कोई ना कोई नया तरीका जरूर होगा। एनविटी फैक्टर कैलकुलेट करना है 3 सालों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n ओवर आई, ये है एनविटी फैक्टर। इसको जब हम वो अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे मैं सच में ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। आपके पास इसका कोई शॉर्टकट भी होगा, कोई ना कोई होता है किसी बच्चे के पास, डायरेक्ट आप भी ऐसे ही करते हैं, शाबाश शाबाश, सेम सेम ब्रो, सेम सेम। 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n, तो मुझे बताइए 3 ईयर हो, 10% हो, एनविटी फैक्टर क्या होगा, 2.4868। देखिए वही है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने एंड में। अच्छा, अब आपने इस फार्मूले को चेंज नहीं करना, इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा, जहां पे n इज इक्वल टू 3 है उसे 2 कर दे, सेम। और दोबारा नहीं फार्मूला एंटर करना, क्या करना है, सिर्फ जहां पे n इज इक्वल टू 2 है वहां पे उसको 1 कर दें, एनविटी फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया। पक्की बात है, ये आधा सवाल हो गया। अब लेकिन अभी एक काम रह गया, एनपीवी कैसे कैलकुलेट, एनपीवी कैलकुलेट करनी है आपने हर साल की अलग अलग, क्योंकि हम देखें बेसिक असम्पशन क्या ले रहे हैं, अगर हम एसेट को रिप्लेस करें हर साल 1 साल बाद तो एनपीवी क्या होगी, और अगर एसेट को 2 साल बाद रिप्लेस करें तो एनपीवी क्या होगी, और अगर 3 साल बाद रिप्लेस करें तो एनपीवी क्या होगी। ठीक है, अच्छा एनपीवी की तरफ आते हैं, मुझे बताइए एनपीवी में क्या इनिशियल इनफ्लो को हमने अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, क्या एनपीवी में इनिशियल कैश फ्लो को इंक्लूड करते हैं, क्या इनिशियल कैश फ्लो को एनपीवी की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, इनिशियल आउटफ्लो को एनपीवी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, पक्की बात। क्या ऑपरेटिंग आउटफ्लो को जो हर साल होगा उसे भी ऐड करना है, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हर साल होगा उसे भी ऐड करना है, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हर साल होगा
उसे भी ऐड करना है। यहां पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ईयर 1 में तो एक ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ईयर 2 की एनपीवी के कैलकुलेशन में 2 क्यों है? 2 साल ऑपरेट हुआ तो 2 कैश फ्लो, तो ईयर 3 की एनपीवी के कैलकुलेशन में 3 क्यों है? आखिरी सवाल, क्या स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप जो आखिरी साल की वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू भी इस कैलकुलेशन में आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू भी आनी चाहिए। यानी जो आखिरी साल का हमारा कैश फ्लो होगा ना, उसे स्क्रैप के साथ नेट कर देंगे। आखिरी साल का कैश फ्लो होगा, नहीं समझ आई बात की? नहीं समझ आई? नहीं आई? नहीं नहीं, जीरो से सब कुछ भूल गए, कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ भूल गए। आ जाए अब क्वेश्चन की तरफ। ये फर्ज कीजिए हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है एपेक्स कर क्या रहे हैं हम? एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल डिसाइड कर रहे हैं क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कितने सालों बाद हमें एसेट्स रिप्लेस करना है, हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद। तरीकाकार क्या होगा हमारा भाई फैसला करने का? हर साल की कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? एनुअल नहीं, टेक्निकल बोल, टेक्निकल इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कैसे आती है? एनपीवी डिवाइडेड बाय एनपी फैक्टर। एनपी फैक्टर कैलकुलेट करना आता है, एनपीवी कैलकुलेट करना आती है, तो बाकी रह क्या गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको सवाल करवाना है ताकि पता चल जाए वाकई इतना ही आसान है। कह रहा है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, एपेक्स आईबीएफ is considering replacement policy for an item of its equipment which has a maximum useful life of 4 years. maximum life कितनी है? 4 साल। The equipment has purchased, इसका मतलब है या तो हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी 1 year या 2 year या 3 year या 4 year, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा था इक्विपमेंट हैज परचेज कॉस्ट ऑफ ₹70,000, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो रेलिवेंट। ये उससे इंफॉर्मेशन बताई है। पहले साल की रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 1900, और अगर पहले साल के एंड पे बेचे तो कितने का बेचेगा? बिकेगा 8,000। दूसरे साल की रनिंग कॉस्ट कितनी है और दूसरे साल के एंड पे बेचे अगर? भाई ये बढ़ रहा, ये कम हो रहा है, ये क्यों? क्योंकि जैसा जैसा ऐसे इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी खिचखिच बढ़ती जाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और उसकी मार्केट वैल्यू ईयर 3 में रनिंग कॉस्ट फिर बढ़ गई, और अगर ईयर 3 के एंड में बेचे तो। भाई ये बात समझ आ रही है? ओके, अब हमने क्या करना है, ईयर 1 का एनुअल, पहले तो टेबल बनाए, टेबल, बल्कि सुन लें क्वेश्चन मैं पूरा ये करवाता हूं आपको, दूसरे वाला क्वेश्चन आप करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ईयर 1 की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही है, ईयर 4 उसे देना चाहिए था, हम ईयर 4 को भी डिसीजन कर लेते, लेकिन नहीं दिया तो 3 की बेस पे डिसीजन करेंगे। ओके, ईयर 1 रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 1900। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 8000। एक साल, इसका मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका 1 साल ही होगा। इनिशियल आउटफ्लो कितना है? 17,000। आउटफ्लो है इनफ्लो है? ईयर नॉट में आउटफ्लो कितना है? 17। ये देखिए ईयर 1 की एनपीवी कैलकुलेट हो रही है, देखिए कैसे कैलकुलेट हो रही है, -17,000। ये -17,000 कौन से वाला है? ये वाला। फिर इसमें अब दूसरे साल में, ये सॉरी ईयर 1 में आउटफ्लो ये है, इनफ्लो ये है। बताइए स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करना होता है कि नहीं? तो बताइए ईयर 1 में नेट इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है। पक्की बात, कितने का इनफ्लो है? तो देखें प्लस क्यों लिखा? क्योंकि इनफ्लो है। 6100 इंटू 1.1, ये क्या चीज है? डिस्काउंटिंग। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल की डिस्काउंटिंग। भाई पिक कर रहे हैं? ये एनपीवी क्या आई? 11 पॉइंट, चेक करके देखें यही आती है। अब आप यहां से कैलकुलेट करें, यहां से नहीं, यहां से -17,000 प्लस
इन दोनों का नेट, और चूंकि इसमें ईयर 1 गुजर चुका है इस कैश फ्लो पे, तो उसको 1 साल से डिस्काउंट करना, यही आता है। तो पहले साल की एनपीवी कैलकुलेट हो गई, पहले साल का एनपीवी फैक्टर आपने ऑलरेडी स्टार्ट में कैलकुलेट कर दिया था, तो लगे हाथों आपने कहा था रिप्लेसमेंट ये सबसे आसान काम तो पहले कर दें, वो तो सारी आपने फिट कर दिए थे। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ गई, अब क्या करेंगे, ईयर 2 पे जाएंगे। हाँ वो कर लिया ना इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एनपीवी डिवाइड, अब ईयर 2 पे जाए, ईयर 2 पे की एनपीवी कैलकुलेट करें। ओके, गैस करें ईयर 2 की एनपीवी क्या होगी, -17,000, फिर -1900, इसको इग्नोर कर दें। क्यों बोला, क्योंकि अब 2 साल एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वाली स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट है, ये नहीं है, क्योंकि अब हम एसेट ने 2 साल बाद बेचना है, 1 साल, जब 1 साल बाद बेचना था तो इसको लिया था, 2 साल बाद बेचना है तो इसको ले। जब रिप्लेसमेंट पॉलिसी 2 साल होगी तो पहले साल का खर्चा ये, दूसरे साल का खर्चा ये, दूसरे साल की स्क्रैप वैल्यू ये। तो अब दूसरे साल की एनपीवी होगी, जरा गौर से फोकस पूरा इधर, -70,000 ये एज इट इज आएगा क्योंकि टी नॉट पे है, -1900 इंटू डिस्काउंट करो 1.1 पावर -1। फिर इसके बाद ये बताओ आगे मैंने माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, नेट करके देखे क्या आता है, इनफ्लो की आउटफ्लो 3100, तो फिर क्या होगा, प्लस 3100 इंटू डिस्काउंट करो 2 इयर्स पे, इंटू 1.1 पावर -2। सुभान अल्लाह, सुभान। एनपीवी कैलकुलेट करना आती है, तो बस हो रहा है कुछ नहीं, कैलकुलेट करके देखे मैंने सही लिखा हुआ है। चलिए, अगर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो मुझे इधर देखे बगैर ये 3 साल की रिप्लेसमेंट पॉलिसी के एनपीवी कैलकुलेट करके दे। मैं भी करता हूं, -17,000 -1900 इंटू 1.1 पावर -1 -2400 इंटू 1.1 पावर -2 प्लस नेट होके प्लस 250 इंटू 1.1 पावर -3। ईयर 3 में हमने इसको भी इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 साल बाद रिप्लेस करना है, साल बाद थोड़ा ही करना है। इसको भी रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 साल बाद रिप्लेस करना है, साल बाद थोड़ा ही करना है। 250 देखिए फिगर मैच होती है। एंड में क्या करना है, क्या करें फिर, क्या रखे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कितने साल, 3 ईयर। ना कर, एनपीवी मैच नहीं हो रही, ऐसे ना कर यार, है 2 रुपए का फर्क। किधर किधर कौन सी कैलकुलेशन, कौन सी 3 में -70,000 लिखा, -1900 इंटू 1.1 पावर -1 लिखा, -2400 इंटू -2 रखा, प्लस लिख दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि बिरयानी कौन सी कैंसिल, वो जो ना आने वाली बिरयानी थी वो कैंसिल हो गई, कोई बिरयानी नहीं आने, कोई बिरयानी का ऑर्डर नहीं दिया हुआ हमने, बिरयानी कैंसिल इसकी, अब उसकी कैंसिल करा के अपनी पक्की करा रहे हैं, शाबाश। हाँ मैसेज किया था 2 चाय का, बस 1 चाय हो गई, दूसरी चाय भी आने वाली है। अच्छा वैसे कहता हूँ बजा रो ना मेरा बच्चा, रो आता है उसको बजाता हूँ। चलिए भाई ये समझ आ गया, अब आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब मुझे बता, जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे देखे मैंने इसको, वो क्या कहते हैं इसको, लाइन को क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट फिगर नहीं, जो एब्सोल्यूट फिगर क्या बोलते हैं इसको, क्या डिटर, एब्सोल्यूट ही बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट फिगर है, एब्सोल्यूट फिगर है। फॉर्मेट में मैंने लिखा होगा एब्सोल्यूट, फॉर्मेट में लिखा हुआ एब्सोल्यूट फिगर है, ठीक है,
ये किधर था फॉर्मेट, बस लिखा हुआ है, किधर गया ये है एनपीवी के साथ। ये लाइन खींची है ना, ये नहीं नजर आ रही होगी आपको, ये वाली लाइन, ये नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि कॉस्ट की बेस पे फैसला कर रहे हैं ना, तो वो कॉस्ट आउटफ्लो ही होता है। रेड कलर में कौन सा फार्मूला लिखा? वो सिर्फ आपको ये बताया कि कौन कौन सी आउटफ्लो इन कैश फ्लो कंसीडर करने हैं। इनिशियल इस कैलकुलेशन, ये जितनी भी कैलकुलेशन हमारी हुई है, इसके लिए हमें कौन कौन सा कैश फ्लो चाहिए? इनिशियल चाहिए, ऑपरेटिंग चाहिए, उसका टर्मिनल भी चाहिए। फ्लो के चक्कर में नहीं बढ़े, इनिशियल, ऑपरेटिंग, टर्मिनल, और टर्मिनल में स्क्रैप वैल्यू। टर्मिनल का मतलब आखिरी साल, उसमें स्क्रैप वैल्यू भी एडजस्ट करनी है बस। हाँ, उसको नेट करना है, स्क्रैप वैल्यू को आउटफ्लो के साथ नेट करना है आखिरी साल में, ठीक है। और ये प्लस माइनस वाली गलती जो भाई, ये अच्छी बात है, ये गलती होती है ना, ये असल में ये इसका मतलब हमने इस चीज में एहतियात करनी है। चलिए जी, अब क्या अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अगर आप सारे ये क्वेश्चन कर दें तो मैं उससे बिरयानी का पूछूं तब तक अरेंज कर सकता है कि नहीं? कमिटमेंट नहीं है, पूछना है, अगर ओके किया तो फिर आएगी, वरना नहीं। डन? चलिए जी, चलिए ये नोट कर लीजिए, इसको पिक्चर ले लें, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी पास कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फॉर्मेट आपने वही रखना है, ठीक है। उस फॉर्मेट को आगे पीछे कोशिश करें कि ना करें। आई कैप का फॉर्मेट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसमें। चलिए लेक्चर को यहाँ पे पास करते हैं, तब तक आप इसको कैलकुलेट कीजिए। आपके पास है 8 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी, उम्मीद है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सही हुआ? कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत हुआ? क्या गलती की आपने? 30,000 के बाद 3,000 ले लिया था। चले, वो तो कोई टाइपिंग एरर है, वो कोई ऐसी कंसेप्चुअल एरर नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कंपेयर कर लीजिए। फिगर्स आपकी मैच होनी चाहिए, डिसीजन नहीं, सिर्फ फिगर्स भी मैच होनी चाहिए, ताकि आप इंश्योर हो जाए कि हमने कैलकुलेशन ठीक किया। डन जी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट डिसीजन की तरफ चलें। नेक्स्ट हमारा डिसीजन है कैपिटल रैशनिंग वाला। कैपिटल रैशनिंग क्या है? कैपिटल रैशनिंग का मतलब यह है भैया कि दुनिया में किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसे नहीं है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, हाँ, स्कैरसिटी ऑफ। तो कंपनीज के पास भी आपका क्या है, अनलिमिटेड पैसे हैं? नहीं, कंपनी के सामने अगर 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो मुझे बताइए क्या सारे के सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल है? देखें, ये फैसला करना तो आसान होता है, जैसे वो आप क्लासिक प्रॉब्लम है ना, सुनते होंगे, अच्छे और बुरे में चूज करना आसान होता है। मसला कब होता है? जब 2 अच्छों में या 2 बुरों में चूज करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, डिसीजन बहुत आसान है। क्या, कौन सा वाला चूज करो? प्रॉफिट वाला चूज करो। अगर सारे के सारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रॉफिटेबल है, फिर कौन सा चूज करो? अब आप कहेंगे सर सारे चूज कर लें। वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए सारे चूज कर लें। अगर तो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट है, फाइनेंसिंग है, तो सारे चूज कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में किसी के पास, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसके पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या करना पड़ता है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है? फिर हमें वाइज सिलेक्शन करनी होती है चीजों की, कि कौन सी चीज हमें पिक करनी है, कौन सी नहीं। चेरी पिकिंग करनी है, ठीक है। अगर 5 प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास पैसे हैं 3 के, तो कौन से वाले 3 सेलेक्ट करने चाहिए? जिनमें हायर प्रॉफिट हो। अच्छा, हायर प्रॉफिट हो, ओके। अब मुझे बताइए, 2 प्रोजेक्ट आपके सामने रखा, प्रॉफिट हायर होगा, फिर भी इसको चूज नहीं करेंगे आप। एक प्रोजेक्ट है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें 2,000 प्रॉफिट होगा, दूसरा प्रोजेक्ट है 1,000 इन्वेस्ट करें 1,000 प्रॉफिट होगा, है ना? हाँ जी, कैपिटल भी देखना है सिर्फ। अब आए लाइन पे, कंप्लीट कैंसर, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यानी जब आप एनपीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों को कंसीडर करें, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और यही वो हमें सिखा रहा है कि जब कभी आपके पास कैपिटल राशनिंग, कैपिटल लिमिटेशन होगी, यानी वो कहेगा कि आपके सामने ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं और आपके पास पैसे आज इतने हैं, आज आपके सामने ये 5 प्रोजेक्ट की ऑप्शन है
और पैसे आपके पास इतने हैं, हमने उस 5 में से सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सिर्फ एनपीवी नहीं, बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? ये है जो एनपीवी को भी कंसीडर करता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर करता है। आइए जरा इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये उसने रूटीन के उसने आपको बताया कुछ पता, ये अहम चीज है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, इसको कहीं पे लिख ले, याद रहे कि प्रॉफिटेबिलिटी, जब कभी हमारे सामने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे और पैसे लिमिटेड होंगे, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है, तो हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को चूज करना है, कैसे सिलेक्शन करनी है प्रोजेक्ट्स की? बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या है? एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब ये देखिए, अगर ये इसको हम, उसने अब थोड़ा आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है, हम थोड़ा अपने फॉर्मेट पे आते हैं यहां से। हाँ जी, तो कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड का मतलब क्या? सिंगल पीरियड का मतलब है आज के दिन हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे पास पैसे कम हैं। प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, पैसे आज के दिन। और आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लगते हैं। ठीक है, बाद में तो सिर्फ रनिंग मेंटेनेंस कास्ट होती है ना। अमूमी तौर पे बाद में हमें लिमिटेशन की प्रॉब्लम नहीं पड़ती। लिमिटेशन की प्रॉब्लम पड़ती है तो कहां पड़ती है? प्रोजेक्ट के स्टार्ट में। तो कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड ज्यादा समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल है या फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो कैपिटल का ज्यादा जरूरत स्टार्ट में पड़ती है, वो हैवी कॉस्ट ऑफ इनकर करनी होती है। लेकिन बहरहाल उसने सिंगल पीरियड भी बोला है, मल्टीपल पीरियड दोनों करेंगे। तो मुझे बताइए, ये जो कैपिटल राशनिंग है सिंगल पीरियड, ये किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है? मसला क्या है इसमें? प्रोजेक्ट ज्यादा है, पैसे कम है। क्या कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट ज्यादा, पैसे कम, प्रोजेक्ट ज्यादा, पैसे कम। तो कैसे चूज करें? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आपके सामने ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके सामने कितने हैं? ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80, 50, 60, 100। एनपीवी है 30, 20, 25, 42। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? कैसे कैलकुलेट होगा? एनपीवी डिवाइडेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट करके देखें, यही आता है। 30 80 यही आता है, 25 50 यही आता है, यही आता है, यही। ओके, डन। आगे चले। तो रैंकिंग क्या होगी फिर? जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाईएस्ट, वो पहले, और लोएस्ट वाला बाद में। अब भाई जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसकी बेस पे डिसीजन करें। 1000 पे 1000 का एनपीवी हो तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा? और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2000 हो तो क्या होगा? अब डिसीजन करें कौन से वाला पहले आएगा। 1000 वाला पहले। ठीक, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेहतर मेजर है, जो सिर्फ एनपीवी नहीं बल्कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर करता है। रैंकिंग देखें, सही लगी है? सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर ये डिसीजन करने में कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे आप? अब यहां पे स्टोरी सुने। प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 तरह के। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगा लिया, अब आगे क्या करना है ये सुन लें। प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 तरह के। एक होता है डिविजिबल, कुछ होते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, कुछ होते हैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। डिविजिबल, इनडिविजिबल। वो स्टैट में भी कंसेप्ट होता था, मुझे याद आ गया, कहता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कुछ चीजें जो कंटिन्यूअस हो सकती हैं यानी वो डिविजिबल होती हैं, और जो चीजें डिविजिबल नहीं होती वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, भैया आप जाएं पेट्रोल पंप वाले से कहें 100 रुपए का पेट्रोल दे दो, वो कहेगा भाग जाओ 100 का नहीं मिलता। आप कहेंगे अच्छा ऐसा कर 500 का दे दो, 500 का दे देगा, 550 का दे देगा, 580 रुपए का दे देगा, बिल्कुल दे देगा। 500 का भी, 1000 का भी, 10,000 का भी कहेंगे वो दे देगा, 9835 रुपए का भी दे देगा थ्योरेटिकली। वैसे तो
9,999 का भी दे देगा। शाबाश, आपने पेट्रोल लिया, अब आपने कहा पेट्रोल तो मेरे पास आ गया, अच्छा वक्त आया तो गाड़ी भी ले लेंगे हम, काम शुरू हो गया। जेब में हाथ डाला, उसमें 700 रुपया बचा हुआ था, आगे देखा होंडा का ऑफिस, शोरूम, उधर गए, आपने कहा ऐसा करो मुझे 700 रुपये की गाड़ी दे दो। क्या 700 रुपये की गाड़ी दे देगा? हाँ, वो भगाएगा नहीं, उधर बांध रहेगा आपको, भगाएगा नहीं। क्यों? पेट्रोल वाले ने तो हमें पार्शल क्वांटिटी जितनी हमने कही थी वो दे दी, गाड़ी वाला पार्शल क्वांटिटी में, क्योंकि गाड़ी डिवाइड नहीं हो सकती, वो मिलेगी तो पूरी की पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि छत ले ली एक दफा, फिर एक दफा दरवाजा, फिर एक दफा टायर ले लिया, ऐसा जमा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो साबित क्या हुआ? कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल होते हैं, कुछ डिविजिबल होते हैं। आसानी किस में होती है भला? डिविजिबल में। यही चीज आपको समझना है। कहने लगा अगर आपके पास 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया, तो क्या करें? सबसे पहले कौन से वाला प्रोजेक्ट ले? D100 वाला, पहला रैंक कर लिया। फिर कौन से वाला ले? C60 कर लिया। बाकी रह गया 40। घर चले जाएं। अगर इंडिविजिबल होते ना तो शायद हम घर जाने का सोचते, क्योंकि 40 रुपीज में मजीद आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। जरा यहाँ पे डिस्कशन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की टेक्निकल होगी, यहाँ पे आगे आगे नहीं जा सकते, ठीक है? 40 घर से। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अगर डिविजिबल हैं तो क्या करेंगे? वो प्रोजेक्ट बी में भी इन्वेस्ट कर लेंगे। क्यों? प्रोजेक्ट बी के हमारे पास पूरे पैसे तो है नहीं, डिविजिबल है, जितने हैं उतने डिवाइड करके ले जाओ। तो इसका मतलब है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मिक्स सुने, इन्वेस्टमेंट मिक्स। अगर 200 कैपिटल राशनिंग है और डिविजिबल प्रोजेक्ट्स है, हमारा इन्वेस्टमेंट मिक्स क्या होगा? 100% इन्वेस्टमेंट इन ए, सॉरी 100% इन्वेस्टमेंट इन डी प्लस 100% इन्वेस्टमेंट इन सी प्लस 80% इन्वेस्टमेंट इन बी। 80 कैसे? देखिए यही है इन्वेस्टमेंट मिक्स, देखिए यही है। लेकिन ये परसेंटेज याद रखे, डिविजिबल में है, इंडिविजिबल में नहीं होगी। डन जी, समझ आ गया? ये था कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड, डिविजिबल खत्म। अभी डिविजिबल करना है। आसान था कि नहीं? ये भी आसान है। अब आप कहेंगे सर हर बात को आसान, जो चीज आसान है उसे आसान ही। भाई अभी तक जितने टॉपिक मैंने आसान का, आसान थे कि नहीं थे? ये भी आसान। सिर्फ एक मुश्किल है क्या? मल्टीपल राशनिंग वाला। वो भी किस वजह से है? उसमें कैलकुलेशन है। अगर आपको क्यूएम मैथ याद है ना, पीआरसी वाला, तो वो भी 20-25 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन अगर याद है, जो कि मुझे पता है कि भूल गया होगा, याद करो, कोशिश करेंगे हम। भाई ये बात समझ आई? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो क्या है? कैपिटल राशनिंग क्या है? प्रोजेक्ट ज्यादा है, पैसे कम। कैपिटल राशनिंग क्या है? पैसे। तो कैसे चूज करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? एनपीवी डिवाइड बाय कॉस्ट। तरतीब लगाओ, सबसे जितने पैसे हैं खरीदते जाओ प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट खरीदेंगे? ये हाईएस्ट वाला, नंबर 1 वाला डी। दूसरे नंबर पे कौन सा खरीदेंगे? तीसरे नंबर पे। लेकिन इसके पैसे नहीं है पूरे, परसेंटेज कर लेंगे। लेकिन याद रखिए परसेंटेज इंडिविजुअल। डन जी, इंडिविजुअल की तरह चले। अब क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड इंडिविजिबल प्रोजेक्ट। इंडिविजिबल ये डिविजिबल कर लिया, डिवाइड करके कर लिया। डिविजन का मतलब है टोटे 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 करो, टोटे टोटे कर दिए हमने बी के। अब वो जो टोटे टोटे नहीं करने। अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में मैं ऐसी चीज आपको बताऊंगा, आप सुन के हो सकता है हैरान हो। फर्ज करें पीएसएल है, फर्ज करें खिलाड़ियों की बोली लग रही है, फर्ज करें आपके पास है 5 करोड़। एक प्लेयर ऐसा है जिसके, मुझे नहीं पता वो कैसे बोलियां शोलियां लगती हैं, मैं वैसे जैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ही कर रहा हूँ। हमने कहा ए प्लेयर हमारे साथ खेलोगे, ए गोरे प्लेयर हमारे साथ खेलोगे। उसने कहा खेलूंगा। हमने कहा कितने पैसे लोगे? उसने कहा 5 करोड़। उसकी एवरेज है हर मैच में 50 बनाता है, हर मैच में 50 की एवरेज है। बोला 5 करोड़ दूंगा, हमारे पास 5 करोड़ है।
बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनकी एवरेज उससे कम है। और याद रखें ये इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं कर सकते आधा प्लेयर ये ले लिया और आधा वो ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। इसका आधा बाजू ले लिया, उसके ये दौड़ता तेज है तो इसकी आधी टांगे खरीद रहे, दूसरा जो है वो छक्के ज्यादा लगाता है उसके दो बाजू, ऐसे नहीं होगा, पूरे का पूरा प्लेयर। डन, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। बाकी सारे के सारे प्लेयर की एवरेज इससे कम है, बताइए क्या फौरी फैसला कर लेंगे कि नहीं? हाँ, ये पहुंचे मर्जी के एग्जांपल में फिर कंसेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाता है। यस, प्लेयर जो दूसरे नंबर पे प्लेयर है उसकी एवरेज है 30, उसकी बोलिए, उसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा 3 करोड़ में, 5 करोड़ में 50 की एवरेज वाला एक प्लेयर आ रहा है, 3 करोड़ में 30 की एवरेज वाला आ रहा है, और फिर उसके बाद अगला प्लेयर कहता है मैं 2 करोड़ में खेलूंगा, उसकी 25 की एवरेज है। अब बताएं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या टॉप फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी 50 की एवरेज है वो, या सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट जिनकी एग्रीगेट एनपीवी ज्यादा है? कौन से वाला? सेकंड और थर्ड। ये बात समझ आई? इससे हमें क्या समझ, इसका मतलब ये हुआ, बज़ाहिर आपको आसान लग रहा होगा लेकिन इसमें एक मसला हो गया, पता है क्या हमारे लिए एग्जाम, कि हमें जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे तो हमें उनके मैक्सिमम फिजिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। जितना हमारे पास कैपिटल है उस सब के मैक्सिमम फिजिबल कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, और फिर जिस कॉम्बिनेशन की एनपीवी सबसे ज्यादा होगी उसे सेलेक्ट करना है। क्यों? नीचे हो सकता है 50-50 लाख वाले भी हों, करोड़, वो कहें सर हमारी भी एवरेज कोई 20-22 तो हो जाती है, तो मिला जुला के हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हाईएस्ट एनपी वाला बेहतर के दो छोटे प्रोजेक्ट एवरेज एनपीवी, या के बहुत से छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी एनपीवी वाले, कौन से बेहतर? ये हम एनालिसिस करके कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। तो समझिए जब कभी सिंगल पीरियड राशनिंग होगी और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, कौन से होंगे? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, तब कॉम्बिनेशन बने ही बने, तब कॉम्बिनेशन फिर से कब भला? जब कभी सिंगल पीरियड राशनिंग होगी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, तो फिजिबल कॉम्बिनेशन बनाने। अब कॉम्बिनेशन बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी जेब में 100 रुपए हैं, किराने की दुकान पे गए, बहुत सी चीजें हैं, कोई चीज 10 रुपए की है, कोई 20 की है, आपने ये डिसाइड करना है कौन सी चीज में क्या क्या खरीद, कितनी क्वांटिटी में खरीद सकता हूं, बस ये सिंपल डिसीजन है। जैसे फर्ज कीजिए अगर इस एग्जांपल में मैं आपसे ये कहता हूं मैक्सिमम फिजिबल कॉम्बिनेशन बनाओ, पैसे कितने हैं हमारे पास? पैसे बताएं उसने कहीं? ऊपर नीचे 200 है, नीचे भी 200, चले 200। अब कॉम्बिनेशन बनाना सीख ले। ये कॉम्बिनेशन वैसे नहीं बनाने जैसे वो मैथ में होता था, क्या होता था, परमुटेशन और क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऐसे होता ना, वो फैक्टोरियल पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट कर, वो वैसे नहीं बनना, ये तो वो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब सुनिए कॉम्बिनेशन कैसे बनना है। पैसे कितने हैं? आपने स्टार्ट करना है रैंकिंग 1 से। पहला कॉम्बिनेशन D प्लस C, बस। क्यों? इंडिविजुअल है, कोई और प्रोजेक्ट उठा नहीं सकते। आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से चलना है। स्टार्ट कहां से किया? रैंकिंग 1, डी को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद किसको किया? सी को किया, बाकी नहीं कर सकते। डन। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, लिखिए कॉम्बिनेशन 1 डी प्लस सी। सोच ले, देख ले, और तो नहीं बनता, 200 में कोई और चीज तो नहीं खरीद सकते, बी को आधा ना खरीद ले जैसे पहले खरीदा था, इंडिविजुअल है। पहला कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन डी प्लस बी, ये भी तो हो सकता है,
सोचिए सोचिए सोचिए, डी प्लस बी नहीं हो सकता? अब आए लाइन पे, यस, लेकिन चलना तरतीब से है, चलना, क्योंकि जो आते गए वो रैंडमली पिक एंड ड्रॉप, वो नहीं तरतीब से चलता है। पता है क्वेश्चन में भी इस तरह करते हैं, रैंडमली अगर स्टेटमेंट उठाए तो पिक स्किप हो जाता है कोई कॉम्बिनेशन। पहले डी प्लस सी, ओके, फिर डी प्लस बी, इसके साथ कोई और तो नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन दूसरा बन गया। तीसरा क्या बना? डी प्लस ए, डी प्लस ए नहीं होगा क्या? तो करें, अब डी के बन गए, अब सी के आ जाए, सी प्लस बी प्लस ए, तो ये सारी हो गए, तो बस इसका मतलब गेम खत्म इधर। हाँ, क्योंकि ए प्लस बी नहीं करना, क्यों नहीं करना? हाँ हाँ, रैंकिंग के साथ, और फिर ए प्लस बी इसलिए नहीं हमारा फिजिबल, इसलिए नहीं, हालांकि मैथमेटिकली ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, प्रैक्टिकली इसलिए फिजिकल नहीं भैया। बाकी हमारे पास जो पैसे बचे हुए हैं उसमें से सी भी तो ले सकते हैं प्रोजेक्ट, तो वो क्यों छोड़ रहे हो? 80 50 कितना होगा, 130, तो 60 ये भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे फिजिबल वाले कॉम्बिनेशन, वो मैथ वाले नहीं, फिजिबल वाले कितने बने देखें, एग्री कर लें, सेम है, ओके। अब क्या करना है, हर एक के आगे उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर ले। पहले वाला कौन सा था कॉम्बिनेशन? डी प्लस सी। क्या डी ओनली कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ डी? हाँ, ये समझाना चाह रहा था, पैसे हैं और तो क्यों नहीं खर्च कर रहे, या तो ना प्रोजेक्ट खरीदने के लिए पैसे ना हो, तो सिर्फ डी फिजिबल, मैथ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे वो शायद बना दे आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई, ये भी होता है, लेकिन ये तो इसमें डी प्लस सी में कितनी हुई एनपीवी? 42 प्लस 25 कितने लिखे? दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा था? डी प्लस बी, लिखे 42 प्लस 20 इज इक्वल टू 62, ये 42 प्लस 20 लिखना है वर्किंग। तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? लिखे कितना है? 70, और अगला कॉम्बिनेशन तीनों कितना करे, डन। बताइए हाईएस्ट एनपीवी किस कॉम्बिनेशन की है? बस ये चलाओ, देखा, सी प्लस बी प्लस, हाईएस्ट वाला छड़, ये जो सबसे ज्यादा पैसे मांग रहा था कैरेक्टर्स का, बजाओ भाई, हाँ, इनसे काम चला लेंगे। आप प्लेयर हो, जाओ, हम हमारे रेलू कट्टे मिलके तुम्हें एक प्लेयर से ज्यादा परफॉर्मेंस दे देंगे। जरा देखते हैं आई कैप क्या कहता है इसमें। हाँ, सी प्लस बी वाला क्या होगा डिसीजन? कंपनी शुड अंडरटेक 100% प्रोजेक्ट ए बी एंड सी टू अर्न 7.5 मिलियन, नहीं 75 है ये भाई, क्लियर हो गया। ये क्या था भला? कैपिटल। अब क्या सीखा हमने? कैपिटल राशनिंग सीख लिया हमने, सिंगल पीरियड, डिविजिबल का भी सीख लिया, इंडिविजिबल का भी सीख लिया, ऐसा ही है, मुश्किल तो नहीं था। डिविजिबल में तरतीब, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बस आपको समझ आ जाए क्या है। डिविजिबल में तो बहुत ही आसान है ना, तरतीब से चलते जाओ। इंडिविजिबल में कॉम्बिनेशन बनाना, हाँ, टॉप रैंकिंग से बनाना शुरू करें। वैसे रैंडम भी बनाए चल जाता है, लेकिन मेरा मशवरा है टॉप रैंकिंग से बनाएं तो वो बेहतर है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, रैंकिंग असल में प्रोजेक्ट की होती है, रैंकिंग ग्रुप प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं। रैंकिंग हर एक में करेंगे, डिविजिबल में भी करेंगे, इंडिविजुअल में भी करेंगे। इंडिविजिबल में क्यों करेंगे भला? हमने स्टार्ट जो कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट करने हैं ना, वो रैंक 1 से करने हैं। डन जी। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया बताइए? क्या हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्रेडिटर की डिस्काउंटिंग लेना है कि नहीं लेना सीख लिया, डेटर क्रेडिट बढ़ाना है कि नहीं सीख लिया, फैक्टरिंग करनी है कि नहीं सीख ली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में आ गए, क्या हमने पे बैक पीरियड सीख लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें। पे बैक पीरियड के बाद क्या सीखा था? इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन वो सीख लिया। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद कैपिटल राशनिंग, उसमें क्या सीखा?
सिंगल पीरियड, डिफरेंट प्रोजेक्ट। हाँ सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग सीख लिया, उसमें प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हो तो क्या करना है, इंडिविजुअल क्या, ओके। आज का आखिरी टॉपिक न्यूमेरिकल, इसके बाद लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इसका क्वेश्चन कर लें आप, क्योंकि मुझे लगता है अभी सही समझ नहीं आई होगी आपको, है ना। एक बार जब तक अपने हाथ से पूरा सवाल ना निकाल लें तो वहां मजा नहीं आता। शाबाश। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब मैं बताता हूँ कौन सा, 2 क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कौन सा करना है। ये आपने करना है 53, जो मैंने फिगर्स कैलकुलेट की थी वो किस क्वेश्चन की थी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की थी, इसकी थी ना 75 1, हाँ ठीक है 53 ये करना है जी आपने, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लें। डिसीजन, ये असल में यही डिसीजन है काम का, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूं। एक में एनपीवी 7.9 है डिविजिबल वाले केस में, और इंडिविजिबल वाले केस में आपकी एनपीवी आएगी 7.69। ये 2 फिगर्स नोट कर ले। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 53, पिक्चर ले ले, फिर उसके बाद पास करते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनपीवी है आपके पास, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल राशनिंग दी हुई है उसने, हाँ लिमिटेड 5 मिलियन। इससे पता चलता है हमें कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन है। लिमिटेड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एट टाइम 0, एक टाइम मतलब आज के आज ही 5 मिलियन। डन जी, नोट कर ले। इसमें आपको खुला टाइम देते हैं 10 मिनट। फॉर्मेट, ओके फॉर्मेट नहीं दिखाया, फॉर्मेट यही है, ये वाला फॉर्मेट, यही दोनों में यही फॉर्मेट चलेगा। सिंगल पीरियड राशनिंग में यही फॉर्मेट चलेगा, चाहे वो डिविजिबल हो चाहे इंडिविजिबल हो। इसके बाद आपका स्टेप आपका बदलता है, बाकी फॉर्मेट यही रहता है दोनों में। फॉर्मेट नोट कर लिया आपने, इसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ फार्मूला लिख ले, आसानी हो जाएगी, ऊपर लिखा हुआ भी लिख ले तो आसानी हो जाएगी। चलिए डन जी, पास कर दें फिर यहां पे। चलिए आपके पास 10 मिनट है, ये आपका क्वेश्चन है और इसको हम पास करते हैं जी। उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया और ठीक हो गया सर? कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन किया और कोई ना कोई गलती हुई? गलती क्या हुई आपसे? वो मैंने डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में रैंकिंग को नहीं यूज किया। हाँ वो सिलेक्शन करते हुए ना, हाँ ये गलती कई दफा हो जाती है कि उसने तरतीब दी होती है प्रोजेक्ट ABCD की, हमने तरतीब लेके चलनी होती है रैंकिंग की। तो बाज़ औक़ात रैंकिंग का 1 2 3 और होता है और जो उसने तरतीब से प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो ABCD और होता है। तो रैंकिंग का फर्स्ट है तो हम इसका एज्यूम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात एनपीवी लेते हैं कि प्रोजेक्ट A है, तो रैंकिंग में जो नंबर 1 होगा वो लाजमी नहीं प्रोजेक्ट A हो। तो इसका ध्यान रखना है, रैंकिंग की तरतीब और जो गिवन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरतीब डिफरेंट होती है, हो सकती है। चलिए स्टार्ट करें जी। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताइए जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कहा आसान, तो आप लोगों ने, इसका मतलब है मैं आप लोगों के लेवल पे आके सोच रहा हूँ, यानी मुझे जो अंदाजा होता है मेरा कि स्टूडेंट के लिए आसान चीज होगी, जो लगा मुश्किल होगी मुश्किल। अभी तक चीजें आसान थी, ये चीज कंडीशनल है। अगर तो आपको 2 कंसेप्ट आपने किए हुए हैं तो चाहे भूल भी गए हो, लेकिन अगर किए हुए हैं पीआरसी में और समझे हुए हैं कभी ना कभी जिंदगी में, तो फिर तो ये वाला टॉपिक आपके लिए है आसान, ये भी आसान आखिरी। और अगर नहीं किए हुए तो थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। अच्छा इसमें कंसेप्ट मजे की बात कोई भी नहीं, कंसेप्ट सिर्फ 2 हैं, वो जो मैं आपसे कहना अगर किए हुए हैं। क्या कंसेप्ट वाला? इक्वेशन सॉल्व करना, एक्स और वाई 2 इक्वेशन दी गई हो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है? सीखा हुआ है, भूल गए होंगे, सीखा हुआ है। एक्स और वाई 2 वेरिएबल हो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आती है? वो हमें 2 तरीके बताते थे, एक होता था कि दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स साइड पे रखो और बाकी सारी देख लो वाई की क्या वैल्यू होती है, और फिर उसे पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका होता था। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी हो जाता है? ओह, मैं ऐसे ही सोचता था आपको कैसे समझाना है। वाकई डायरेक्ट सीखा हुआ है? नहीं, मैं तो आपको वैसे ही सिखाऊंगा जैसे मैंने सीखा है। वैसे मेरा इतना टाइम लग गया है, मैं इतना आसान आपका करके नहीं सिखा सकता, मैं तो आपको लेंथी तरीके से सिखाऊंगा।
कि जिसमें एक्स की इक्वेशन कोएफिशिएंट को सेम करते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, वो भी सीखा हुआ है। कोएफिशिएंट सेम करके इक्वेशन सॉल्व करने, तो मैंने सिखाना क्या है अब, हाँ एक दूसरा काम भी तो है, एक इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें एक दूसरा ग्राफ बनाना। ग्राफ तो नहीं आपको आता होगा, एक्स, अच्छा ग्राफ बनाना आता है, अरे बाकी सीखा हुआ है, क्योंकि हमने सीखा हुआ था। वो ग्राफ के लिए तो ग्राफ पेपर होता था। वैसे ही बना लेते थे। अच्छा, ये एफएससी में भी टॉपिक है। एफएससी वालों ने सीखा, हमने एफए वालों ने नहीं सीखा होगा। हाँ, ये आईकॉम वाले इन्होंने नहीं सीखा होगा। शाबाश शाबाश, ये सिखाना पड़ेगा। चलिए पहले मसला समझते हैं, फिर उस मसले का हल समझते हैं क्या है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस हल को इंप्लीमेंट कैसे। पहले मसला सुने। मसला क्या है? मसला यह बाजुकात ऐसे होता है कि लिमिटेड पैसे जो है, यानी कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग का मतलब है लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड कैपिटल। ये हमारा ईयर नॉट में भी होता है जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और आगे चल के ईयर 1 में भी हो सकता है, ठीक है। ये लिमिटेड कैपिटल की प्रॉब्लम। तो अगर सिर्फ ईयर नॉट में हो लिमिटेड प्रॉब्लम, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड। वो कैसे है वो आपने डिसाइड कर लिया है। डिविजिबल हो तो बहुत ही आसान, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे रैंकिंग करो, निपटाओ। इनडिविजिबल हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। इंडिविजिबल में कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ तरतीब से आपने चलना है, और कैपिटल की अमाउंट से बाहर नहीं जाना, ये ज़हन में रखिएगा। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैपिटल राशनिंग मल्टीपल पीरियड, कि ईयर नॉट में भी लिमिटेड कैपिटल होगा और ईयर 1 में भी लिमिटेड कैपिटल। यानी आपके सामने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, और कैपिटल राशनिंग मल्टीपल पीरियड। तो क्या करना है, ये है मसला। इसका मतलब है अब हमें सिर्फ ईयर नॉट में अपनी लिमिटेशन को सामने नहीं रखना, बल्कि जो नेक्स्ट आगे वाले साल में भी लिमिटेशन है उसको भी अपनी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको क्या देगा? क्वेश्चन में आपको बताएगा भैया 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट ए। अच्छा, ये सबसे अहम मैं बात बताना भूल ही गया, ये जो मल्टीपल पीरियड की राशनिंग है ये है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए। किसके लिए? तो इसका मतलब ये आपके लिए निस्बतन डिविजिबल, ये सारे का सारा कंसेप्ट इसलिए आगे लिखा भी होगा, मल्टीपल पीरियड डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। इसमें सबसे पहले आपने देखें लिमिटेड, पहले सिर्फ ईयर नॉट की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें। ईयर नॉट में क्या कह रहा है? ईयर नॉट में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, फंड्स 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट ए एक प्रोजेक्ट बी। ईयर नॉट में प्रोजेक्ट ए चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए? 25,000 आउटफ्लो। प्रोजेक्ट बी चलाने के लिए कितने चाहिए? 20,000। दोनों ही की एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों ही की। अच्छा, नीचे यहां पे एक और कॉलम बना ले, वो मैंने यहां बना लिया, ये ईयर नॉट, ईयर 1 और नीचे एनपीवी। एनपीवी भी नीचे लिख लीजिएगा जो भी दी होगी, ठीक है। अच्छा सोचिए, जरा सोचिए, ईयर नॉट में प्रोजेक्ट ए के लिए कितने पैसे चाहिए? बी के लिए है दोनों की एनपीवी पॉजिटिव। पहला जहन में सॉल्यूशन क्या आता है? दोनों चला लो। लेकिन जब हमने अपनी जेब को देखा, ये तो दुकान को देखा ना, दुकान में 2 चीजें पड़ी हैं, दोनों खरीद। जेब को देखा, जेब में कितने पैसे पड़े थे? हमने कहा या तो क्या, किसको चलाएं? अभी अगर सिर्फ एक पीरियड का मसला होता ना तो ए वाला फैसला ठीक होता आपका, लेकिन अभी ये मसला नहीं है। अभी आगे सुने, अब या तो हम ए को भी चला सकते हैं या बी को भी, या इनका कॉम्बिनेशन भी। एग्रीड? ओके। लेकिन मसले हमारी जिंदगी के सिर्फ ईयर नॉट में नहीं है। ईयर 1 में भी फंड चाहिए। प्रोजेक्ट ए के लिए कितना चाहिए? बी के लिए कितना चाहिए? और ईयर एंड में पैसे कितने हैं? देखिए, कैपिटल राशनिंग ईयर 1 में भी है, यार ईयर 1 में भी लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मसला है ईयर नॉट में, और ईयर 1 में भी लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मसला है। तो ये बताइए, सिंगल पीरियड राशनिंग है
यानी मसला सिर्फ एक पीरियड में है कि मल्टीपल पीरियड में है? अगर यहाँ पे 60,000 लिखा होता अवेलेबल फंड, तो ये सिंगल पीरियड का क्वेश्चन होता कि मल्टीपल का? सिंगल का। समझे? तो ये साबित हो गया ये मल्टीपल पीरियड का क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें ना उसकी स्टेटमेंट, उसने कहा था ईयर नॉट में हमारे पास 50,000 इतना फंड है, यहां पे कहेगा ईयर नॉट में इतना है और ईयर 1 में इतना। डन। एनपीवी दे दे। आपने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन उसने आगे पीछे दी होगी, पहला असूल उसे इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। इसके बगैर आपका क्वेश्चन, मेरा ख्याल ये है कि आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन को, वो बहुत मुश्किल हो जाए, कल तो कर तो लेंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और फिर जहां टाइम वो कैलकुलेट घूमते भी नहीं, कोई ना कोई गलती भी हो जाती है। फॉर्मेट पक्का? फॉर्मेट में देखिए कोई प्रॉब्लम? एक्स एक्सिस क्या होता है? ये ऐसे वाला। हाँ, एक्स एक्सिस पे क्या है? y नॉट y1 एनपीवी, और y एक्सिस होता ना ये वाली लाइन में। हाँ, फंड फॉर ए, फंड फॉर बी, अवेलेबल फंड। डन जी। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे? नहीं, मुझे नहीं है। आप जरा देखिए। हाँ, ये पेपर में बनाना है, शाबाश, बनाना पड़ेगा। ग्राफ भी। ये जरा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा जरा ना अलग कर देता हूँ ताकि मैंने आगे पीछे जाना है ना, मेरे लिए आसानी हो, वरना बार बार इसको सेट करना पड़ता है। सेटिंग ये जरा साथ साथ इसको पढ़ते भी जाते। देखिए क्या कह रहा है, कंपनी इज कंसीडरिंग 2 डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। वो तो हमें पता था डिविजिबल प्रोजेक्ट्स देगा, क्यों? मल्टीपल राशनिंग होती है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, हमारे सिलेबस में यही है, तो क्या करें? ए एंड बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मैक्सिमम कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इज 25,000 एट टाइम नॉट 0 एंड 30,000 एट टाइम 1। बताइए मल्टीपल राशनिंग होगी कि नहीं? कैसे पता चला? और 2 प्रोजेक्ट्स नहीं है, और दो अवेलेबल फंड्स 2 सालों में उसने लिमिट बता दी है। ईयर नॉट में 25,000 है और ईयर 1 में 30। इस वजह से नहीं पता चला मल्टीपल राशनिंग है। मल्टीपल राशनिंग की बात कर रहा हूं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। मल्टीपल राशनिंग बोलो क्या? हाँ जी, राशनिंग 25। द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो है ईयर नॉट पे 25,000 नेगेटिव, ईयर 1 पे 15,000, ईयर 2 पे पॉजिटिव। एनपीवी है ईयर 2 पे आउटफ्लो ये। अब सवाल पूछे, सर क्या एनपीवी पेपर में दी होगी? दी होगी। अगर नहीं भी दी हुई, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे भैया। ये दाएं बाजू वाली जमात प्रोजेक्ट ए की एनपीवी कैलकुलेट करके मुझे बताएं ठीक है कि नहीं। बाएं बाजू वाली जमात प्रोजेक्ट बी की एनपीवी 10% में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। लगाएं अपने शॉर्टकट फार्मूले और 1 मिनट के अंदर अंदर बताएं मुझे। हाँ सेम है, ठीक है। आलू 2 रुपए का फर्क आता होता है, पता तो है आपको, वो बिरयानी में एडजस्ट करते होते हैं उसमें। हाँ जी, आपकी प्रोजेक्ट बी की ये ठीक है, ए बी दोनों ओके, ठीक है, जिसकी भी की ओके। चले अगली लाइन सुने, प्रोजेक्ट कैन बी स्केल्ड डाउन बट कैन नॉट बी स्केल्ड अप। इसका मतलब समझे क्या है? इसका मतलब यह है जो आपने फाइनल इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो प्रोजेक्ट ए 100% हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 70 भी हो सकते हैं, 60 भी, 40 भी, 30 भी, 20 भी, 10% भी, लेकिन 110% डिविजिबल है। लेकिन डिविजिबल करके डाउन जा सकते हैं, अप नहीं जा सकते। समझे? स्केल प्रोजेक्ट कैन बी स्केल डाउन बट कैन नॉट बी स्केल्ड अप का मतलब क्या है? मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं 100% तक चला सकते हैं, 110% पॉसिबल राउंडिंग अप नहीं है, शाबाश, राउंडिंग डाउन है।
स्केल अप नहीं है, स्केल डाउन है। डन। एक प्रोजेक्ट 60% दूसरा 70% चला सकते हैं? नहीं। चला सकते हैं। एक 60% दूसरा 70%, दोनों स्केल डाउन है। अलग अलग चला सकते हाँ, अलग अलग ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है एक प्रोजेक्ट का 60 दूसरे का 40 होना जरूरी, दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है। एक प्रोजेक्ट 90 दूसरा भी 90 चला सकते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं होता एक पहले 100 हो जाए दूसरा 100, पैसे हैं इतने हैं, और फिर हो सकता है दूसरे की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकता है सेकंड पीरियड में प्रॉब्लम आ जाए, लिमिटेशन पहले में, तो दूसरे को चलाना पड़ेगा ना। पहले में एक्सेप्टेबल है आपके लिए, दूसरे में हो सकता है ना हो। ठीक है, हमने सब सारे सालों को सामने रख के फैसला करना। रिक्वायर्ड बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लगता है कोई रॉकेट साइंस आ गई है ना। इसका मतलब है इक्वेशन, इक्वेशन बनाए, एक्स और वाई वाली इक्वेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग कोई रॉकेट साइंस विद ग्राफ, ग्राफ बनाए। ग्राफ आपका उतना ही मुश्किल है। इकोनॉमिक्स में कभी ग्राफ देखा है आपने डिमांड और सप्लाई का? कितने स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ बनाया हुआ है? वही है, यकीन करें भाई, अभी बस सामने आ जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? एक्स वाई की इक्वेशन सॉल्व करो। ग्राफ का मतलब क्या है? जैसा इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनता था वैसे बनाओ। डिटरमिन द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान दैट विल मैक्सिमाइज द एनपीवी, आल्सो कैलकुलेट टोटल एनपीवी एट ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? ना 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 ना, पहले इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है। जरा देखे, जरा इंफॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट हुई है, फर्क देखे। उसने प्रोजेक्ट से एक्स एक्सिस पे रखे हैं, हमने वाई एक्सिस पे रखे हैं। उसने ईयर वाई एक्सिस पे रखे हैं, हम वो थोड़ी चाहेगा हमारा क्वेश्चन आसान हो, हम चाहेंगे हमारा क्वेश्चन आसान हो, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कैपिटल राशनिंग में कैपिटल जो हमें चाहिए वो कंसीडर कर रहे हैं कि खर्चा कितना हमारा होगा। हमारा मसला ये है, हमारा खर्चा जो है वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट से इनफ्लो जो आ रहा है वो अलग है। ठीक है, यानी कैपिटल मसला हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये हल नहीं कर रहे कि रिटर्न किसमें रिटर्न को सामने रख। हमारा मसला क्या है? कैपिटल लिमिटेड है, इसको प्रोजेक्ट्स में कैसे एलोकेट करना है। तो उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगा और जो हमारे पास है उसी को कंसीडर करना है। इसीलिए हमने देखे जहां जहां जिस पीरियड में रैशनिंग है उस पीरियड को कंसीडर किया। जिसमें रैशनिंग नहीं है, जिसमें मसला ही नहीं है, उसको हल क्या करना? क्या ईयर 2 में मसला है कि हमारे पास पैसे कम है? उसमें तो वाफर है। तो जो मसला ही नहीं है तो उसमें हल क्या करना? मसला हमारा है ईयर नॉट और ईयर 1 में, उसने ऊपर बता दिया। तो इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन में ईयर नॉट और ईयर 1 को लिया है। मुझे पहले बताएं, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन जो इधर उसने दी है कोई कहीं ये यहां पे हमने प्रेजेंट कर दी है? फॉर्मेट क्लियर? देख ले, सारी फिगर वही है। फिर ना बाद में कहिएगा सर ये कहां से आई। ये फंड फॉर ए के लिए ईयर नॉट में चाहिए 25, 1 में चाहिए 15,000, 2 किधर गया? उसमें तो मसला ही नहीं है। और एनपीवी कितनी है? 27। ये प्रोजेक्ट ए नहीं बढ़ गया, ये प्रोजेक्ट बी। ईयर नॉट में कितने चाहिए? 20,000, 1 में 30,000, 2 क्यों नहीं है? उधर रैशनिंग का मसला ही नहीं है। जो मसला ही नहीं है उसको हल ही नहीं करना। एनपीवी कितनी है? ये भी एनपीवी इधर लिखनी है। अवेलेबल फंड ईयर नॉट में कितना है उसने ऊपर बताया 25। मसला सामने आ गया सारा। ये इसको हम कहते हैं, मैंने इसको नाम दिया है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया, डन जी। इसमें एनपीवी आपने लगा दी। अब क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन, ईयर नॉट की इक्वेशन अलग, ईयर 1 की इक्वेशन अलग। अब चूंकि इक्वेशन में आपको होता है ए बी यूज नहीं होता। मैथ में ए बी को बोलते हैं क्या? क्या कांस्टेंट है, और वेरिएबल के लिए एक्स वाई जी यूज होते हैं। ये पढ़ा हुआ है ना आपने? कांस्टेंट के लिए एबीसी यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो, जब हमने इक्वेशन बनानी है ना तो उसमें एक्स वाई को करना है। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा हमेशा हुआ करेगा एक्स, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा वो करेगा वाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईयर नॉट में आपको की इक्वेशन क्या बनेगी?
इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में करें कि हमने प्रोजेक्ट ए जितने भी लगा, देखें हमने प्रोजेक्ट ए भी लगाना है, प्रोजेक्ट बी भी, ठीक है। हमने यही फैसला कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट ए लगाएं या बी लगाएं या दरमियानी कॉम्बिनेशन लगाएं। तो हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन बनाने से। स्टार्ट क्या करेंगे? इक्वेशन बिल्कुल सिंपल। क्या ये रेनॉल्ट की इक्वेशन अलग बनेगी? पहले तो ये सुने, दो इक्वेशन बनेगी, ये रेनॉल्ट की अलग, ये रेवान की अलग। ये रेनॉल्ट की इक्वेशन क्या होगी? 25,000x प्लस 20,000y इज इक्वल टू 25,000। ये ले, ये स्टेप 2 आ गया। स्टेप 1 हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन, स्टेप 2 इक्वेशंस। ये नॉट की इक्वेशन क्या बनेगी? 25,000x प्लस 20,000 इज इक्वल टू, उसने लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी भी शो करवाई हुई है कि मस्ट बी इक्वल टू, ये वाली, ये है वो पैसे जो हमें चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट, इसमें मैसेज क्या दे रहा है? प्रोजेक्ट ए के लिए जितना पैसा चाहिए और प्रोजेक्ट बी के लिए जितना पैसा चाहिए, ये मिला के 25,000 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो बचा के हमने घर लेके जाना क्या, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू ही करेंगे। डन। उसने कोई साइंस लगाई हुई है, मतलब टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है वैसे वो, लेकिन प्रैक्टिकली ये। और बताइए अगर समझ आ रही है, ये नॉट जो दूसरी लिमिट है, इसमें क्या इक्वेशन होगी? 15,000x प्लस 30,000y इज इक्वल टू 30,000। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलें। अब स्टेप 3 ग्राफ बनाएं। 3 में इधर करने लगा, सॉल्व करना है इंटरसेप्ट बनाने के लिए। हाँ ना, अभी करते हैं। स्टेप 3 प्रिपेयर ग्राफ। ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई, ऐसा ही है ना। इसको लगा देते हैं। वैसे मैक्सिमम 1 ही रखते हैं, उसने किताब वाले ने 2 भी रखा हुआ है, लेकिन जब उसने कहा कि स्केल अप हो ही नहीं सकता तो उसका मतलब है 1 से आगे जा ही नहीं सकता। बाहर हम उसका दिल खुश करने के लिए 2 भी कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, क्योंकि जाना नहीं है हमने, लेकिन वो क्वेश्चन में हो सकता है बजट के मुताबिक जाना पड़े। एहतियातन हम थोड़ा 2 भी कंसीडर कर लेते हैं। डन। कोई इतराज तो नहीं आपको? अब हमने ईयर 1 में अपनी बजट लाइन ड्रॉ करनी है, ईयर नॉट में भी बजट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने क्या करनी है? पहले कौन सी बजट लाइन ड्रॉ कर, ईयर नॉट की ईयर 1 की? नॉट की करें, नॉट की कर लेते हैं। कैसे होगा? x अगर 0, इफ x क्या होता था? इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x को 0 करें तो y किसके बराबर होगा? x अगर 0 हो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 20,000 y इज इक्वल टू 25,000। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1. इसका मतलब अगर x 0 हो तो y क्या होगा? x 0 हो तो y क्या होगा? 1, यही आएगा ना, ये पॉइंट पहला। डन। अब क्या करना है? y को 0 कर दें, इसको मिटा दो। अब ये हम इसकी लाइन निकाल रहे हैं। पहले इक्वेशन, पहले इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, फिर इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन की लाइन बना रहे हैं। y इज इक्वल टू 0 हो जाए, x क्या होगा? इज इक्वल टू 25,000, x इज इक्वल टू 25,000 21 हो जाएगा। अब y 0 हो, x क्या होगा? x ये है ना 1, ये हो जाएगा। ऐसा ही है। अब इसको क्या करें? मिलाएं,
थोड़ी बहुत टेढ़ी ऊपर नीचे होगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये हमारी ईयर नॉट की लाइन आ गई। डन। अब अगर समझ गए हैं तो ईयर 1 की आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। आप भी ड्रा करें, मैं भी ड्रा करता हूं, देखते हैं कौन पहले सही ड्रा करता है। अब मैंने क्या करना है, पहले x को 0 कर लेते हैं, y कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, x 0 हो जाएगा, y आ जाएगा 30,000, y इज इक्वल टू 30,000, y इज इक्वल टू 30,000 और 30,000 1 आ जाएगा। x 0 हो तो y होगा 1, x 0 हो तो y होगा 1, x 0 है तो y होगा 1, ये है। ये और फिर अब x को 0 रखा है, अब y को 0 रखते हैं। y 0 हो 15,000, x इज इक्वल टू 30,000, x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 15,000, 2 आ जाएगा। हाँ अब है वो 2 का फायदा आ गया। तो इसका x इज इक्वल टू, y अगर 0 हो तो x 2 होगा, y 0 हो x 2 होगा। ये इसका मतलब है ये अब आएगी लाइन, ये है ईयर 1 की। भाई कुछ बात समझ आई? अब जरा सुनिएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमारा फिजिबल एरिया कौन सा है? क्या हमारा फिजिबल एरिया ये है? उसने कहा था 1 से ऊपर नहीं जा सकता प्रोजेक्ट x 1 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब है हमारी लिमिट ये है। क्या हमारा फिजिबल एरिया ये है? उसने कहा था प्रोजेक्ट y भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब है हमारा क्या फिजिबल एरिया ये है? इतना बजट ही नहीं है, इतना बजट ही नहीं है। इतना बजट है लेकिन 1 से ऊपर नहीं जा सकता, इतना बजट है ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारा फिजिबल एरिया क्या होगा? शेडिंग कर दी, शेडिंग। और बताएं, ये मुझे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता था, याद आ रहा है, वो नेशनल आउटपुट का होता था शायद। उसमें कहता है ये भी अच्छा बताइए अगर याद है, ये भी आउटपुट ले सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। क्या इनसाइड कर्व लेना चाहिए क्या ऑन दी कर्व? आउटसाइड नहीं जा सकते, इनसाइड और ऑन साइड। शाबाश। ये भी तो असल में ऑन साइड जितना ज्यादा प्रोजेक्ट लगाएंगे, अवेलेबल फंड में जितना ज्यादा हासिल कर सके उतना ही बेहतर होता है। इसका मतलब है हमारा जो फिजिबल पॉइंट होंगे ना, गौर से सुनिए, कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं, या तो वो होगा पॉइंट नंबर ये ए, या पॉइंट नंबर बी, या पॉइंट नंबर सी। इसका मतलब है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो इन तीनों में से कोई एक पॉइंट होगा। बोले समझ आती है? ये हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, बताया कोई प्रॉब्लम इसमें? स्टेप 2 में इक्वेशन बना ली, अभी सॉल्व नहीं की, अभी बनाई है, बना ली। स्टेप 3 में क्या किया? इक्वेशन से ग्राफ बनाया। स्टेप 4 में क्या करेंगे? स्टेप 4 में इक्वेशन को हमने ये देखिए, ये ग्राफ यही बना है ना तकरीबन, ये ए बी और सी, ये आई कैप की बुक से एज इट इज छापा लगाया हमने। डन, ठीक है। अब क्या करना है? फाइंड ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट मिक्स। ऑप्टिमल यानी अब क्या करना है? कह रहा है अब पॉइंट ए पे भी कैलकुलेट करें एनपीवी क्या होगी, पॉइंट बी पे भी कैलकुलेट करें एनपीवी क्या होगी, पॉइंट सी पे भी कैलकुलेट करें एनपीवी क्या होगी, जिस पे सबसे ज्यादा होगी वही हमारा आंसर, खत्म कहानी। यहां तक क्लियर है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से ग्राफ बनाया। सेकंड ईयर का चैप्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना करे वाकई, ये नोट करना, मुझे बताना, मैं देखूंगा उसको। ठीक है, ये अच्छी बात है। इंजीनियरिंग वाला होगा, चले जो भी होगा। अच्छा अब सुनिए, अब हमने देखना है पर, अच्छा अब मसला पता क्या है? पॉइंट ए पे तो कॉम्बिनेशन क्या है ये आपको पता है क्या? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1।
पॉइंट सी पे कॉम्बिनेशन क्या है ये भी आपको पता है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू। तो अगर आपसे कहा जाए पॉइंट ए की एनपीवी कैलकुलेट करें, आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं, पॉइंट ए पे x 0 है y 1 है, x की एनपीवी 0 मिलेगी और y की एनपीवी पूरी मिलेगी। ये आ गई एनपीवी पॉइंट ए की। देखिए समझ आ रही है? 3 पॉइंट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है हमारा आखिरी मकसद, इसके बाद लेक्चर तकरीबन खत्म। पॉइंट सी की एनपीवी कैलकुलेट करनी है, कैसे भाई? बहुत आसान, पॉइंट सी में सारे का सारा x 1 है y 0 है, सारी की सारी जो एनपी मिलनी है वो एनपीवी किसकी मिलनी है? x की। देखिए यही होता है ना, टोटल एनपीवी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ए की एनपीवी और जितने परसेंट है, x का मतलब परसेंटेज है, x का मतलब क्या है? इसको समझे, कह रहा है टोटल आपकी एनपीवी होगी प्रोजेक्ट ए की जितनी एनपीवी है मल्टीप्लाई बाय जितना प्रोजेक्ट ए आपने स्टार्ट किया है, 10%, 20, 50, 30 जितना भी है, प्लस प्रोजेक्ट बी की एनपीवी और जितने परसेंट प्रोजेक्ट बी में हिस्सा डाला। डिविजिबल प्रोजेक्ट है ना, ये दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी प्रोपोर्शनेट मिला के टोटल एनपीवी बनेगी। डन। ऑप्शन ए में प्रोजेक्ट वाई था सिर्फ, उसकी टोटल एनपीवी आ गई एक्स की 0 आई। ऑप्शन सी में सिर्फ एक्स था, उसकी सारी एनपीवी आ गई 1 पूरा, और वाई की कितनी आई? ये समझ रहे हैं? अब सिर्फ एक काम रह गया, क्या? प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कैलकुलेट करनी है। प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक हमें यह ना पता हो कि पॉइंट बी की एनपीवी तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक हमें यह ना पता हो पॉइंट बी में एक्स कितने परसेंट है, वाई कितने परसेंट है। समझे या कि नहीं समझे? अब सारा मसला हमारा आखिरी बात पे खड़ा है। किस बात पे? पॉइंट बी पे एक्स की परसेंटेज कितनी है, वाई की परसेंटेज कितनी है। यहां तक पहले मुझे बताया, रुक जाएं, आगे चलने से पहले मुझे बताया अभी तक सारे स्टेप क्लियर हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की। स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन बनाई। स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन से ग्राफ बनाया। स्टेप नंबर 4 में आखिरी काम करना है, क्या? इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है? अब मुझे नहीं पता आप इस मेथड को क्या कहते हैं या आपके पास कोई इसका शॉर्टकट हो तो हो। मुझे जो मेथड आता है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूं। क्या करना है? मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, उनको मैंने सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन कौन सी हैं? ये हमारे टीचर ने जो हमें बताया था ना मेथड, वो बताया था। और ये पता है कौन सा? ये 7वीं क्लास में बताया था, ठीक है। और हाँ, मुझे उन टीचर का नाम भी याद, उनका नाम था नूर मोहम्मद साहब, ठीक है। तो उनके लिए दुआ खैर कर दीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो उन्होंने नहीं अभी नहीं, फोत हो गए, मेरा ख्याल है फोत हो गए हुए। अब तो मैं खुद फोत होने के करीब हो गया हूँ, तो वो तो मेरा ख्याल है वो ही होंगे। बहरहाल नहीं, अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला बरकत दे। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने कि भैया ये 2 सॉल्व करना है ना, क्या करो? एक का कोएफिशिएंट दूसरे के बराबर कर दो। ये तो आपको पता है एक इक्वेशन है ना, उसको जिससे मर्जी सबको मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मर्जी डिवाइड कर दो, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो अगर मैंने मैच करना है तो मैं क्या करूं? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस इक्वेशन को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y का कोएफिशिएंट इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। या अगर इसको भी मिलाया जा सकता है x के साथ, हमें इसको मैं 15/25 करके रेशो कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन आसान वाला काम करते हैं, चाहे x को मिला लें चाहे y को मिला लें। मुझे इसमें नजर आ रहा है y को कोएफिशिएंट सेम रखना आसान। तो मैंने क्या किया, मुझे अब करना क्या है? बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है? किसी एक इक्वेशन का वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। अब क्या करूं? ये 30,000 20,000 है, मुझे बहुत आसानी से पता चल गया। मैं इस सारी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं ना, इस सारी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? तो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा नीचे लिखने लगा हूं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंडेड, मतलब थोड़ा 1.5 से मल्टीप्लाई करके, फर्क नहीं ना पड़ेगा,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। तो ये बता देखें 25 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 37,500। ये आ गया, यार देखिएगा सही कर रहा हूं मैं, 37,500x प्लस 30,000y इज इक्वल टू 37,500। डन। कोई तरह, अब क्या करना है, माइनस, इसमें से ये माइनस करनी है, माइनस माइनस माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, ऐसा ही 15,000x माइनस 37,500 कितना आ गया, माइनस 20,500x इज इक्वल टू माइनस 7,500। माइनस माइनस वैसे कट जाएगा। अब देखें जरा, डिवाइड करें, माइनस 7,500 डिवाइड बाय माइनस 22,500 कितना आंसर आया, x इज इक्वल टू 0.3333, ऐसा ही है। और अगर x 0.33 हो तो इसमें x की वैल्यू 0.33 कर लें तो y क्या आ जाएगा, ये करना आता है ना, 25,000 माइनस 25,000 इंटू 0.33333333 डिवाइडेड बाय 20,000। शाबाश शाबाश शाबाश, चीजें याद हैं आपको। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 8। ये ले, ये पॉइंट बी पे प्रोपोर्शन है बस। अब क्या करना है, अब सिंपल, ये आपकी टोटल एनपीवी की इक्वेशन है। क्या है, टोटल एनपीवी, पता है ना, टोटल एनपीवी में प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी शामिल है, y का एनपीवी शामिल है। ये देखिए प्रोजेक्ट एक्स की एनपीवी थी ना, इक्वेशन ये अब आपको पता चला होगा कि मैंने नीचे एनपीवी क्यों कैलकुलेट करवाई थी, ताकि वो पता चले एनपीवी की इक्वेशन कैसे बनती है, कि प्रोजेक्ट ए या एक्स की एनपीवी, ए एक्स ही बनता है, ए की एनपीवी प्लस बी की एनपीवी इज इक्वल टू टोटल एनपीवी। ये देखिए ए की एनपीवी बी की एनपीवी इज इक्वल टू टोटल एनपीवी। यहां पे लगाएं, एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करें, खत्म कहानी। ये ठीक है, कैलकुलेट करके देखें। देखिए सेम है इनके, डन। 2-3 रुपए बिरयानी में एडजस्ट हो जाते हैं, पता है आपको, 2-3 रुपए। वो 0 पॉइंट जो हमने 33333 किया है ना, वो उस वजह से आया। डन जी। इस मेथड को ना एक जगह पे देखा एलिमिनेशन मेथड बोलते थे, यही नाम है इसका, एलिमिनेशन मेथड। बाकी आपके कैलकुलेटर पे कोई और मेथड हो सकता है, तो वो आपकी मर्जी। अब बताइए, क्या ये मुश्किल था, मॉडरेट था, आसान? अब ये ना कहीं भाई पहले इंटरमीडिएट में पढ़ लिया था यार, ऐसे इतनी मेहनत करके ये ना, हाँ ये शाबाश शाबाश, तरक्की करेंगे आप, शाबाश। आपको पता है सीनियर को कैसे खुश करना, शाबाश शाबाश शाबाश। ये अब ये छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक रह गया है, ठीक है। एक दफा पहले वो बजट की कुछ थ्योरेटिकल 1-2 चीजें आपको बतानी है, लेकिन आप पहले ऐसा कीजिए कि इसको गो थ्रू कर ले स्टेप सारे, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर उसको हम डिस्कस करते हैं जी। इसका कोई और, इसका एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा शाम में जी, पास कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ। बजटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। वैसे तो अमूमी तौर पे बजटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछता है और एक्सपेक्टेड भी यही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, इनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। मे बी एमसीक्यू में टेस्ट कर ले, या मे बी छोटा सा क्वेश्चन 3-4 नंबर का वो थ्योरी का भी इंक्लूड कर दे। तो कंसेप्ट अभी समझ लीजिए इनको, जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी नोट्स के साथ आज रात तक इंशाल्लाह। जो अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नया नहीं है, पुराना ही है, ठीक है। इससे पहले हमने जो कुछ भी स्टडी किया था लेक्चर के पिछले हिस्से में, वो सब नई चीज़ें थी, रिवीजन्स थी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में पहले भी मौजूद था, भी है। इसे सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होने की वजह से मैं कवर करवा रहा हूँ, सेशन में हमने इसे कवर नहीं किया था। बेसिक्स ऑफ बजटिंग,
बजटिंग का इंट्रोडक्शन है। बजटिंग क्या है? बजटिंग है प्लान करना कि हमने नेक्स्ट पीरियड में क्या करना है। ठीक है, बिजनेस क्या बजट करेगा? बिजनेस बजट करेगा नेक्स्ट पीरियड में मेरे सेल कितनी होगी, उस लिहाज से मेरे कॉस्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे। ठीक है, प्लान कर रहा होता है उसको। फिर एक अहम कंसेप्ट हमें बता रहा है फॉरकास्ट और बजट में फर्क। फॉरकास्टिंग और बजट में क्या फर्क है? फॉरकास्टिंग, बजटिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, मतलब बजटिंग को हम कंट्रोल पर्पज के लिए यूज करते हैं कि हमने ये काम करना है। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये होगा। ठीक है, फॉरकास्टिंग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसा महकमा मौसमियात वाले बताते हैं हमें कल बारिश होगी या नहीं, क्या ये बजट करने के कल बारिश होगी, होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। बजटिंग कंट्रोलेबल फैक्टर है, फॉरकास्टिंग अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो महकमा मौसमियात वालों के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है? फॉरकास्ट किया उन्होंने। ठीक है, आपने कितने पेपर देने हैं कमिंग अटेम्प्ट में, यह आपका बजट है। ठीक है, आप खुद प्लान करते हैं मैंने क्या कितने बजट, उस लिहाज से अपनी रूटीन को, लेकिन रिजल्ट क्या है आने वाला है, फॉरकास्ट करते हैं, वो बजट नहीं करते आप। ठीक है, कंट्रोल नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये उसने फॉरकास्टिंग और बजटिंग में डिफरेंस बताया। मेन डिफरेंस सही है, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो जैसे मैंने बताया नोट्स में आप पढ़ेंगे तो क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। फिर इसके बाद बजट को सबसे बड़ा जो रीजन है ना बजट बनाने का, वो एक होते हैं कंट्रोल। आगे रीजन पढ़ेंगे। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि बजट बनाने के बाद हमने उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर भी करते रहना है। ऐसा नहीं है बजट बना के छोड़ दिया, बल्कि बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते रहना। अगर कभी हमारे बजटेड सेल से, बजटेड एक्सपेंसेस या कॉस्ट से एक्चुअल सेल या कॉस्ट डिफरेंट हो तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, क्या गलती है, कहाँ पे हमने गलत किया है, और करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। बजट का पर्पस क्या? प्लानिंग, मतलब हमने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट ईयर में हमने क्या करना है। प्लानिंग, ये प्लानिंग क्या है भाई, आने वाले साल में क्या करना है। बजट का एक पर्पस क्या होता है? प्लान बनाना, आने वाले साल में क्या करेंगे। बजट बनाना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, वो अप्रोच, एड हॉक अप्रोच नहीं, बजट बनाना चाहिए। ठीक, कंट्रोल पर्पस के लिए भी इसको, प्लानिंग पर्पस के लिए बजट, कंट्रोल, कंट्रोल पर्पस का मतलब कंट्रोल होता है जब चीजें गलत होने लगे, डी ट्रैक होने लगे। बजट को हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं कि हम अपने टारगेट पे रहें। जैसे ही थोड़ा डी ट्रैक होने लगे, बजट एक्चुअल जो है वो बजटेड से डिफरेंट है रिजल्ट्स, हम फौरी तौर पे करेक्टिव एक्शन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन डिसाइड कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे बजट बनाया, कैश बजट बनाया अगले 2-3 साल का, ओह ये तो हमारा शॉर्टेज आ रही है ईयर 2 में, अब क्या करें, बैंक से बोरिंग करनी पड़ेगी। तो डिसीजन लेना है, क्या बोरिंग करनी है या शेयर कैपिटल इशू करना चाहिए। तो बजटिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, क्या करना है अगले साल, कंट्रोल के लिए, अगर जो बजट है हमारा उससे डिफरेंट रिजल्ट आए, करेक्टिव एक्शन लेना। डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना पहले से क्या करना चाहिए, बजट बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नया प्रोजेक्ट लगाना है, क्या हमें फाइनेंस कहाँ से करना चाहिए, भाई वो सोर्सेज जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है देखना चाहिए कि क्या इस बजट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बेसिकली एक तरह का बजट ही है। डिसाइड करते हैं हमें इस प्रोजेक्ट को, डिसीजन देते हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। रिसोर्स एलोकेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिसोर्स एलोकेशन करने में आसानी होती है बजट के दौरान में। बजट को जब एक होता है मास्टर बजट, पूरा सबका बजट, फिर उसके बाद हम अलग अलग बजट बनाते होते हैं। सेल्स का अलग बजट हो गया, कैश का अलग बजट हो गया, प्रॉफिट लॉस का अलग, एडमिन एक्सपेंसेस अलग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग। तो ये रिसोर्स एलोकेशन में भी आसानी होती है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जब सबको पता है हमारा टारगेट क्या है, अगले साल 20% सेल में इंक्रीज चाहिए, जब सबको क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया तो सबकी एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कुछ लोग जो है वो सेल्स बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, कुछ कॉस्ट कम करने के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं। जब फोकस कॉस्ट कट करना है सबको बता दिया जाएगा ये बजट है इस दफा, सेल्स लेवल सेम है, कॉस्ट कम करनी है। जब सेल्स बढ़ानी होगी तो डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जब हम बजट क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है, ठीक है, क्या हम कॉस्ट फोकस करना चाहते हैं या कि हम ग्रोथ को फोकस करना चाहते हैं, तो हमारी सारी टीम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रही होगी, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होगी। ये उसने कुछ हमें क्या बताया, ये क्या पढ़े हमने, बजटिंग के क्या है, ये यूजेस हैं, पर्पसेस हैं क्या, ओके। नेक्स्ट, स्टेजेस क्या है बजटिंग प्रोसेस में, कह रहा है बजटिंग प्रोसेस में स्टेजेस बाद में बताते हैं, पहले कुछ टर्म सुन लीजिए। बजट कमेटी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसमें चंद एक डायरेक्टर्स मिलकर बजट कमेटी बना लेंगे। बजट मैनुअल, वो एक एसओपी डिसाइड करेंगे बजट किस तरीके से बनना है।
बजट पीरियड डिसाइड किया जाएगा, 6 महीने का बनना है, क्वार्टर का बनना है, साल का बनना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जो कि बजट कमेटी के अंडर काम करेगा। बजट कमेटी में डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल की मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। बजट कमेटी और प्लानिंग डिपार्टमेंट में यही फर्क है। नेक्स्ट स्टेजेस क्या है? कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ बजट पॉलिसी, कम्युनिकेट किया जाए। ये जो बजट कमेटी है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगी, भैया बजट बनाओ। वो पूछेंगे कितने टाइम पीरियड का, 6 महीने का बनाओ, साल का बनाओ। फिर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा हमारे रेलिवेंट फैक्टर्स कौन से हैं, हम हाथों पे लिमिटिंग फैक्टर्स, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर को सामने रख के बजट बनेगा ना, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर अगर कुछ कोई भी नहीं है तो सेल्स को सामने रख के बजट बनाया जाता है, सबसे पहले सेल्स। लेकिन अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर को सामने रखा जाता है, ताकि उस लिहाज से हमारी बाकी की सारी एक्टिविटी डिसाइड होंगी। तो सबसे पहले सेल्स है, अगर कोई और लिमिटिंग फैक्टर है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उस लिहाज से बजट प्रिपेयर करेंगे। उसी तरीके से पिछले साल की फिगर्स ली, उनको 10% से इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई किया, ग्रोथ से मल्टीप्लाई किया, जो आप काम करते रहे, याद है ना। फिर इसके बाद मटेरियल कंजम्पशन की एडजस्टमेंट भी याद है ना, FIFO की कैलकुलेशन याद है। वो जो कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपोनेंट देता था और कहता था कि 20% ऐड करेंगे तो सेल प्राइस बनेगी, सेल प्राइस कैलकुलेट करना याद है। लेटेस्ट टेस्टिंग इसी स्टाइल की कर रहा है, याद है क्वेश्चन का नहीं याद? नहीं, कुछ स्टूडेंट हैरान है, कुछ परेशान है, कुछ मुतमिन है। हाँ जी, हाँ जी, कैश और क्रेडिट डिस्काउंट वाला भी यही कह रहा है कि बजट प्रिपेयर करेंगे, हर तरह का बजट, सेल्स का बजट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल का बजट प्रिपेयर करेंगे, कैश बजट भी प्रिपेयर करेंगे। कर लो भाई सारे। फाइनल एक्सेप्टेंस, फिर बजट बना के किसको दे दिया जाएगा? कौन सी कमेटी थी? बोर्ड, हाँ, बजट कमेटी को, ठीक है। बजट कमेटी उसको अप्रूव कर देगी, फिर उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, वक्तन फक्तन उसको रिव्यू करते रहेंगे बजट बंद, क्योंकि बजट का एक पर्पस प्लानिंग है तो एक पर्पस कंट्रोल भी है। कंट्रोल करने के लिए रिव्यू करना जरूरी है। बताइए स्टेप्स क्लियर हुए बजटिंग के? बजटिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट के लिए बजट बनाया जाता है और लॉस के लिए भी कोई बजट बनाता है भला? यही कह रहा है। इंडिया में ऐसा होता है लॉस के लिए। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अप्रोचेस टू बजटिंग क्या है? ये छोटे छोटे बजट की टाइप सुन लें या अप्रोचेस सुन लें। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड बजटिंग क्या भैया? नेक्स्ट भाई प्लानिंग कमेटी वाले भाई बात सुन ले मेरी, अगले साल 80,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने, इसका बजट बना के लाओ, भागो। ये क्या है? फिक्स्ड बजट। अब दोबारा सुनिए, ए प्लानिंग वाले भाई, बजट बना के लाइए, अगर अगले साल हमारा 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? 60,000 प्रोड्यूस करे तो क्या होगा? 70 तो क्या होगा? 80 तो क्या होगा? 90 तो क्या होगा? 100 तो क्या होगा? ये क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। ये बजट बना के लाए और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। किया क्या उन्होंने किया ये कि जो 50,000 का बजट था ना, उस सबको 2 से मल्टीप्लाई करके 100,000 यूनिट्स का बजट बना दिया। इनको जॉब से निकाल दिया गया। ये मेरा भाई बताएंगे क्यों, या तो ये अगर सही बता दिया तो इन भाई की जगह पे इनको नौकरी पे रख दिया जाएगा, वरना इनको भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। हाँ जी भाई, क्यों? बल्क में जब परचेजिंग होगी तो शाबाश, कॉस्ट में फर्क आएगी। शाबाश, दूर की बात बता दी उन्होंने, करीब की बात है। और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी, इसने बढ़ा दी थी, डबल कर दी थी। फाइनेंशियल काउंटिंग बढ़ के है कि सारी कॉस्ट ऐसे ही करता है ये। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। ये देखिए ऊपर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, 8,000 पे ऊपर कुछ और है, बढ़ रही है, जैसे जैसे लेवल वॉल्यूम बढ़ रहा बढ़ रही है, लेकिन नोट करें नीचे जो फिक्स कॉस्ट है कांस्टेंट रहती है। शाबाश। तो फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट में फर्क समझ आ गया आपको? फिक्स बजट एक डिसाइडेड लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट है और फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे बजट। चलिए इंक्रीमेंटल बजट क्या है? इंक्रीमेंटल बजट, एक है इंक्रीमेंटल बजट और एक इसका अपोजिट होता है जीरो बेस बजट। वो इसके बाद होगा शायद, हाँ, जीरो बेस बजट। ये दो अप्रोचेज हैं बजट बनाने की, ठीक है, दो अप्रोचेज हैं। आपने बताना, मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं, आपने बताना है
कि दोनों में से कौन सी आपको बेहतर लगी है और क्यों? इसमें इंक्रीमेंटल बजट में इंक्रीमेंटल नाम से सर इस साल बजट कितना आना चाहिए? पिछले साल कितने थी सेल? सर 20,000 यूनिट्स, इस दफा 25 कर दो, 25% ऐड कर दो। सर कॉस्ट बजट बनाना है। अच्छा पिछले साल सैलरीज कितनी थी? सर 2 लाख। इस साल ऐसा करो, कोई किसी को कम सैलरी मिलेगी, किसी को ज्यादा, 10% तो डालो इंक्रीमेंट का, और फिर उसके बाद हम सेल्स बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ नए एम्प्लॉइज को भी हायर कर, 5% जितने पिछले साल एम्प्लॉइज थे ना 5% का बढ़ा दो। चलो जी, यानी पिछले साल की बेस पे अगले साल का बजट बनाना, ये क्या है? इंक्रीमेंट। इसमें जजमेंट की मतलब कुछ फैक्टर्स को सामने रखते हुए एक उका मुका रेट लगा दिया जाता है, भैया पिछले साल से ये वाला फैक्टर 10% इंक्रीज कर दो या 20% इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये क्या है? इंक्रीमेंटल बजट। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? भैया पिछले साल को छोड़ो, जीरो से शुरू करो, जस्टिफाई करवाओ, एक एक रुपया जो आपको बजट में चाहिए उसको जस्टिफाई करवाओ, क्यों चाहिए, क्या ये इतना लेवल ऑफ एक्टिविटी है हमारा? ठीक है, बताइए। है ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? दुहाई है हजूरे वाला, दुहाई है। प्रोजेक्टर हाँ बंद हो गया, शाबाश, ये तो हमें भी पता है। क्या हो गया? अपने आप बंद। ओके 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 ओके, अब इसको चलाना पड़ेगा। ओके एक मिनट ले ले। हाँ तो क्या होता है प्रोजेक्टर में, क्या लिखा है, हम कौन सा उधर देख के पढ़ा रहे हैं। हाँ वैसे ही आपको बता रहा हूं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है कि आपने स्क्रैच से प्रूफ करना है कि आपको इतना कॉस्ट का बजट चाहिए, इतना खर्च होगा, इतने एम्प्लॉइज चाहिए। मसला क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में हो सकता है पास में ऑलरेडी एम्प्लॉइज सरप्लस में हो, आप ये देखे बगैर कि ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज हैं क्या वो वाकई सरप्लस में है कि नहीं, उसको मजीद ऐड कर रहे हैं। हालांकि आपको जीरो बेस्ड बजटिंग में स्टार्ट से सोचना चाहिए, भाई एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितने लेबर आवर्स लगते हैं स्टैंडर्ड, उस लेबर आवर के मुताबिक कैलकुलेट करें हमारा इस साल की प्रोडक्शन कितनी है, जितने लेबर आवर्स चाहिए क्या हमारा करंट स्टाफ उतने पूरे करता है कि नहीं, नहीं करता तो फिर ऐड करें, वरना ऐड करने की, क्योंकि हो सकता है पास में अगर कोई इसका मतलब है ओवर एस्टिमेटेड एक्सपेंस था तो फिर सारी उम्र ओवर चलता रहेगा। क्लियर? तो ये फर्क समझ रहे हैं, कौन कौन से दो बजट का फर्क बताया आपको? इंक्रीमेंटल बेस्ड और जीरो बेस्ड। आपको एक क्लाइंट का वाकया बताता हूं, सच्चा वाकया, और आपने मुझे बताना उसमें बजट कौन सा यूज हो रहा था, और फिर बताना है कि क्या ये ठीक था कि नहीं। बाकी वैसे दोनों बजट का अपना अपना है। इंक्रीमेंटल बजट में वो कहता है कि ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता आपको, ठीक है, और आपके जो है वो पिछले साल में जो आपने एक्टिविटी की होती है उसके मुताबिक जस्टिफाइड रीजन होती है, वो इस तरह की रीजन बता रहा है। इंक्रीमेंट जीरो बेस्ड में कहता है कि आपको ज्यादा करना पड़ता है काम। मैं आपको बता रहा था एग्जांपल, एक ब्रांच में गए हम एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए आर्टिकल्स के दौरान में, वहां पे एम्प्लॉय था, अच्छा हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक था उसका। वो गर्मियों के दिन थे, जैसे ही 2:30 बजते थे ना, वो कैंटीन होती थी उनकी अपनी, अंदर कैंटीन में बोतलें वगैरह रखी होती थी, वो रोज मिरिंडा की, मुझे याद है मिरिंडा की बोतल लेके आता होता था। वो रोज हमारे सारे टीम मेंबर को उसने एक एक दो दो बोतलें ना पिलाता था, एक बोतल खत्म करे फिर पूछता सर दूसरी लेके आऊं, बड़ी ठंडी या बाहर मौसम बड़ा, कभी समोसे ले आता था कभी। अच्छा 3 बजे ऑफिस का टाइम था, हम ऑडिटर का टाइम आपको पता ही है, हम जाते थे तकरीबन, उनका टाइम क्लाइंट का टाइम होता था 9 से 3 बजे तक, उस वक्त हमारा टाइम होता था 11:30 जाते थे और कोई 4 बजे वापस आ जाते थे। आउट स्टेशन क्लाइंट होते हैं ना, उसमें मर्जी होती है सीनियर की, सीनियर अच्छे। अच्छा होता क्या था, 3 बजे जब स्टाफ चला जाता था ना, वो हमारे रूम में आता था, वो समझ लीजिए कौन था, वो कोई ऑफिस बॉय टाइप का बंदा था, यूँ समझ लीजिए, आके फोन लगाना शुरू कर देता था, कभी किसी को फोन, और घर की बातें करता, कभी इसी से कभी किसी से, और करता भी शहर दूसरे शहर में कॉल्स। उस वक्त थोड़ा महंगी होती थी, अब तो आपको पता है पैकेज पुकेज लगे होते हैं, मसला ही कोई नहीं होता, चाहे दुनिया के दूसरे कोने में बात कर ले, तब व्हाट्सएप भी नहीं होता था। एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तेरे को शर्म नहीं आती, उधर बैठ के कंपनी के खाते से अपने घर की बातें कर रहा होता है। कहने लगा सर इसमें भी कंपनी का ही फायदा है जो मैं बातें करता हूँ। मेरे 12 बज गए, मैंने कहा एक तो गलत काम कर रहा है, ऊपर जस्टिफाई भी कर रहा है, मैं कहा मुझे साबित करो कैसे कंपनी का फायदा है।
कहता सर हमारा ना हर साल बजट अप्रूव होता है, तो उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन का बजट है ना, टेलीफोन का, ये भी अप्रूव होता है। अगर बजट ना 1 लाख और अगर खर्च हुआ ना 60,000, तो अगली दफा जो बजट अप्रूव होगा वो 60,000 के हिसाब से होगा, समझ ले 70,000। लेकिन अगर मैं खर्च करूंगा ना 1,10,000, तो अगली दफा जो बजट अप्रूव होगा 1,25,000 होगा। तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया हमारा? अब आप मुझे बताएं, पहली चीज, क्या ये वाकई फायदा था कंपनी का? नहीं, ये एक डिपार्टमेंट का तो कह सकते हैं फायदा था, कंपनी का फायदा, कंपनी को तो नुकसान है। ये बजट कौन सा था जिसको वो रेफर कर रहा था? इंक्रीमेंटल बजट। शाबाश। तो इंक्रीमेंटल बजट कैसे बनता है? कहते हैं पिछले साल की कॉस्ट लो, उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करो, कोई और टैक्स रेट वगैरह चेंज हुआ है वो एडजस्ट करो, कोई और एक्टिविटी एडजस्ट करके इस साल का बन गया बजट। फायदे क्या है इंक्रीमेंटल बजटिंग के? सिंपल है, क्विक है, इजी, आसानी से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा इंक्रीमेंट। जाहिर है सारा काम तो पिछले साल हुआ है, हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। स्टेबल एनवायरनमेंट में सूटेबल है, जहां पे हिस्टोरिकल फिगर रिलायबल है और चेंज नहीं होंगी। ये उसने बुलेट बनाया, ये बुलेट नहीं है, उसके साथ ही है। स्टेबल एनवायरनमेंट में जहां पे हिस्टोरिकल फिगर रिलायबल है, यानी आपको पता है पिछले साल की फिगर ठीक है, क्योंकि अगर पिछले साल की फिगर गलत हुई ना, तो वो गलती भी कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, क्योंकि अगर आप उस गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को सर्च करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कितने एम्प्लॉइज है कितने नहीं, आपको पता है कितने एम्प्लॉइज कितना एक्सपेंस, वो सारा लिखा हुआ उधर। डिसएडवांटेजेस क्या है? कह रहा है प्रीवियस पीरियड में कोई गड़बड़ हुई ना, डेफिशिएंसी, वो अगले पीरियड में भी चलती रहेगी, ताकि आमद चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपने किसी दिन रुक के बैठ के सोचा ना कि जो एक्सपेंस हो रहा है वाकई होना चाहिए कि नहीं। नॉन फिजिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पीरियड। वो कहता है आपकी जो पॉलिसीज है ना, जैसे मार्केटिंग है, अगर आपने इन हाउस कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग में हो सकता है कि चीपर ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन आप चूंकि वो पिछले साल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिस पास्ट ईयर में थी आप उसी को लेके कंटिन्यू कर रहे होंगे, हो सकता है मार्केट में उससे बेहतर चीपर ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है, और फिर कह रहे हैं इन्फ्लेशन या ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीमेंट जो आपने ऐड करना है इन्फ्लेशन, वो डिफिकल्ट होता है। चले, ये हमने क्या पढ़ा अभी? इससे पहले कौन कौन से बजट पढ़े थे? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। ये एक पेयर है बजटिंग का, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। दूसरा पेयर क्या है? इंक्रीमेंटल और जीरो बेस में क्या करते हैं? स्क्रैच से हम बजट बनाते हैं, स्टार्ट से। हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करवाना पड़ता है क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं नॉर्मली सर्विस सेक्टर में जीरो बेस्ड एक्टिविटी बजटिंग बेहतर होती है। ठीक है जी, स्टेप्स क्या है इसके? प्रिपेयर डिसीजन पैकेज। डिसीजन पैकेज का मतलब क्या होता है कि आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सर्विस सेक्टर में, ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग। जैसे फर्ज कीजिए एक हॉस्पिटल है, सर्विस सेक्टर है, उसके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग बेहतर है, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे, वो पहले प्लान करेंगे कि इस दफा कितने पेशेंट एक्सपेक्टेड हैं सर्विस। भाई हमने कौन कौन सी सर्विसेज, अब ये जीरो बेस्ड बजट बनाने का तरीकाकार क्या है? क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, इसीलिए सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करनी है। जैसे हॉस्पिटल है तो डिसाइड करेगा कौन कौन सी मैंने सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है, किस किस बीमारी का इलाज करना है। फिर इसके बाद रैंक किया जाए। प्रीपेयर डिसीजन पैकेज का मतलब यही है। डिसीजन पैकेज मतलब पॉसिबल सर्विसेज। डिसीजन पैकेज का मतलब क्या है? पॉसिबल सर्विसेज कितनी होंगी, रैंक करे कौन सी सर्विस अहम है कौन सी कम अहम है। फिर फंडिंग दे, जो सर्विस एक्टिविटी ज्यादा अहम है उसको पहले फंडिंग दे, जो कम अहम है उनको बाद में, और फिर यूटिलाइज करें, फिर फंड उड़ाएं, मतलब एलोकेट करते जाएं फंड जब तक कि खत्म नहीं हो जाते। क्लियर? जीरो बेस्ड बजटिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1 डिसीजन पैकेज, यानी सर्विसेज डिसाइड करने, कौन कौन सर्विसेज को रैंक करना है, बजट एलोकेट करना है, यूटिलाइज करना है, यानी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप एलोकेट करते रहे। एडवांटेजेस क्या हैं? अब ये चूंकि इसका जो पेयर बनाया है हमने इंक्रीमेंटल के साथ किया है, तो इंक्रीमेंटल के एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, और जो उसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस, खत्म कहानी। के पढ़ लें। एम्स फ्यूचर नॉट ऑन पास्ट एक्शन। कहते हैं इंक्रीमेंटल तो पास्ट एक्शन पे फोकस कर रहा था, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है। एलिमिनेट पास्ट ऐड कह रहा है पास्ट में अगर गलती हो भी गई है मसला कोई नहीं है, वो गलती इस वजह से रिपीट नहीं होगी कि पास्ट ईयर में भी हुई थी। ठीक है, क्योंकि हर दफा हम रुक के सारा स्क्रैच कर रहे हैं, नया बजट बना रहे हैं।
पॉजिटिव डिसइंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस स्लैक इनटू देयर बजट। वो कह रहा है ये मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव है, मतलब डिसइंसेंटिव है, मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव चीज, जैसे पॉजिटिव कंपटीशन होता है, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि वो स्क्रैच से, जीरो से सोचे हमने किन किन एक्टिविटीज को, उनका इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा इसमें। स्लैक का क्या मतलब है, इंट्रोड्यूस स्लैक, जरा गूगल करें स्लैक क्या है। कंसिडरेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकरेज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इसलिए ना कि ये नहीं कि सिर्फ कॉस्ट बढ़ती जाए, भाई पिछले साल जितनी कॉस्ट 10% बढ़ा दो, ऐसा नहीं है क्या, बल्कि हाँ जस्टिफाई करवानी पड़ेगी जितनी कर। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, जाहिर है हर साल बैठ के सर जोड़ के सारा बजट जीरो से बनाना पड़ेगा। इंक्रीज का स्ट्रेस होगी मैनेजमेंट के लिए, जाहिर है मैनेजमेंट को काम करना पड़ जाए उसे मौत पड़ती है। मैं ओनली रियली एप्लीकेबल टू सर्विस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। री इन्वेस्ट द होल ईच ईयर, री इन्वेंट यानी हर साल दोबारा नए सिरे से सारी चीजें इन्वेंट करनी सोचना पड़ती हैं। may lead to loss continuity of action and short term planning। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को इनकरेज कर सकता है, पता नहीं क्यों कर सकता है, कह रहा है कर सकता है तो करता होगा। हाँ जी भाईजान, क्या स्लैक का मतलब क्या है, लेजी, क्या मतलब, हाँ ये इसलिए कि मैनेजमेंट लेजी ना हो जाए, उन्हें काम पे लगाए रखो है। सियाने कहते हैं ना, कुछ भी ना हो तो सलाई उधेड़ के उसको साथ में सीते रहो, फारग नहीं बैठना चाहिए मैनेजमेंट से। वो कुछ भी काम नहीं है ना, मैनेजमेंट लाओ भाई जीरो बेस्ड बजट बनाओ, अच्छा ये मुझे अच्छा लगा। ये कंटिन्यूअस बजट क्या, अब ये देखिए ये चार तरह के बजट हो गए, कौन से, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और इंक्रीमेंटल बजट, जीरो बेस्ड बजट। अब है कंटिन्यूअस बजट, रोलिंग बजट। रोलिंग बजट हर महीने बनता है, लेकिन ये मंथली बजट नहीं होता। नहीं ना समझ आई, क्या बोला भला मैंने, हर महीने बनेगा लेकिन मंथली नहीं होगा। जैसे 31 दिसंबर पे बैठे हैं आप 2025 में, आपने अगले पूरे साल का फर्ज कीजिए बजट बनाया, बना लिया 2026, अब जनवरी 2026 आया, खत्म हो गया, आपने जनवरी 2026 के एंड पे बजट बनाना है। अब आपके फरवरी का तो पहले ही बना हुआ है, बोले बजट फरवरी का नहीं बनाना, बजट बनाना जनवरी 2027 का, अगले साल का। अगले साल क्या, जो देखिए 12 महीने आपके यहां पे लगे हुए हैं, जो महीना खत्म हो गया अगले महीना, बिजली का बिल कभी देखा है 12 महीनों का होता है, लेकिन जैसे जैसे महीना गुजरता है वो पिछला महीना निकल जाता है। उसी तरह जो महीना निकल जाए आपके 12 महीने के बजट में से, अगले साल का उसका बजट बता दो। नहीं समझ आ रही, ये देखे जुलाई 21 का बजट बना, अगस्त सितंबर, मैनेजमेंट फारग ना बैठे, बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब अगर जुलाई निकल जाएगा जब, तो क्या होगा, जुलाई 2001 जब खत्म होगा ना, तो जुलाई 2001 के एंड पे 31 जुलाई को हम जुलाई 2002 का बजट बना रहे होंगे यहां पे, समझे। ये कौन सा बजट कहलाता है, कंटिन्यूअस रोलिंग बजट। हाँ ये देखे वो आगे जुलाई निकल गया ना, देखिए अगला महीना आ गया, ये अगस्त का, और उसने जुलाई 2002 का बजट सच में बना दिया। मैं तो मिसाल दे रहा था आगे, वाकई। एडवांटेजेस क्या है एज अपोज टू पीरियोडिक बजट, बजट प्रोसेस शुड बी मोर एक्यूरेट, ये मोर क्योंकि आपका हर महीना एक्यूरेट, ऐसा नहीं है कि एक दफा 12 महीनों की इंफॉर्मेशन पूरे साल की असेसमेंट की बेस पे बजट बना दिया फिर खत्म, नहीं, क्योंकि हर साल इंफॉर्मेशन रिवाइज हो सकती है, तो आपका मंथली रिवीजन हो रही होगी बजट में, जो मंथली बजट रिवाइज होगा वो मोर एक्यूरेट होगा। यहां पे उसने कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस जब आप बना रहे हो तो प्रीवियस भी रिवीजन आ जाए कुछ। नेक्स्ट, मच बेटर इंफॉर्मेशन अपॉन विच टू अप्रेज द परफॉर्मेंस, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है, द बजट विल बी मच मोर रेलेवेंट बाय द एंड ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग पीरियड, ज्यादा रेलेवेंट होगा। इट फोकस मैनेजमेंट टू टेक द बजटिंग प्रोसेस मोर सीरियसली, मैनेजमेंट का भैया सीरियसली काम है, ये हल्का फुल्का काम नहीं है, इसको आसान ना समझो, बहुत मुश्किल काम है। रूटीन की बातें कर रहा है, कोई काम की बात मुझे तो इसमें नजर नहीं आई। ये थोड़ा सा था कि मोर एक्यूरेट होता है,
क्योंकि मतलब यहाँ क्या ये याद नहीं करना, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बोला आपको। हाँ जी। सारा टॉपिक उड़ाने में बचा हुआ, सर ये पेपर में तो नहीं आएगा। मोर कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात ठीक है, डिसएडवांटेज है। इंक्रीज इन बजट वर्क में लीड टू लेस कंट्रोल ऑफ द एक्चुअल, कहता है बजट ही बनाते रहेंगे, एक्चुअली जो काम करना है उसके ऊपर ध्यान कम होगा। बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग लास्ट। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, कहता है परफॉर्मेंस बजटिंग है ऐसा बजट जो परफॉर्मेंस पे लिंक किया जाए। जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य तौर पे हॉस्पिटल का बजट किस बेस पे बनना चाहिए, उनकी नंबर ऑफ पेशेंट रेट। स्कूल कॉलेज का बजट किस बेस पे बनना चाहिए, क्या परफॉर्म कितना कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्म कितना कर रहे हैं। जितना परफॉर्म कर रहे हैं उस लिहाज से बजट बनाइए, बजट भी उस लिहाज से परफॉर्मेंस एक्टिविटी के लिहाज से इंक्रीज होना चाहिए। भाई कुछ समझ आया, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ इसमें जो एक चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है वो उन्होंने बहन जी ने आइडेंटिफाई कर दिया, वो क्या भला, वो याद करने वाला काम हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जो नोट्स है वो थोड़े सिंपल दूं, आसानी से समझ आ जाए, याद हो जाए। जी जी जी। पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट जो है वो अगर अहम है तो ये वो मैनेजेरियल पोर्शन है, ये फाइनेंशियल पोर्शन है। यस, इसको फाइनेंशियल में पूछेगा। अब हैरान होकर पूछिए सर क्या फाइनेंशियल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता नहीं, हाँ इतना ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ 3-4 नंबर। हाँ अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट है जो 70-80 पे पास होता है या 20-30 पे फेल होता है, तो फिर इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक्स आपके लिए मैटर नहीं करते, चाहे करे चाहे ना करे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कोई 40 और 60 के दरमियान में होते हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आसान है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। ये ऐसी चीज़ें हैं आती कभी कभार है, लेकिन अगर आ जाए ना सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा हो तो अटेम्प्ट हो जाती है, फिर उसको बड़ा अफसोस होता है। मैं सिर्फ देख ही जाता ना सुबह, वो आपने कभी सुना होगा, वो कहते हैं मैं सुबह देख के बस गया था तो आगे देखा वही सवाल था। तो वो सवाल की नेचर ही ऐसी होती है कि बस देख के जाए तो समझ आ जाता है। ये टॉपिक उन टॉपिक में से FSC तक इधर भी हो जाता है। मेरे साथ हुआ था फाइनल CFAB लेवल पे, एक क्वेश्चन था IS 19 का रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वो एक गोरे की किताब थी मेरी, उस वक्त ICAP के स्टडी टेक्स्ट वगैरह नहीं होते थे हमारे ज़माने में, तो गोरों की किताबें पढ़ता। वो ये जो फॉर्मेट बनाने मैंने सीखे हैं ना, मैंने गोरों से सीखे वो जो है ना। और मैंने ये देखा जो हमारे A लेवल O लेवल और बच्चे होते हैं वो ये डिमांड करते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, कहते हैं सर फॉर्मेट बताएं। ये ऐसा क्या हर क्वेश्चन नए सिरे से, हर क्वेश्चन का तरीकाकार कुछ हो रहा है, वो एग्जाम में कैसे आप सवाल तो करवा देंगे, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट लगाना है। तो गोरे उसने IS 19 के बड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट से एक फॉर्मेट बनाया हुआ था। उसने कहा था ये 7-8 कॉलम है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, यहाँ से आउटपुट आएगा इधर। वो बड़ा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी। मैंने देखा बड़ी आसान थी, वो देख लिया। मैं रात को बैठा हुआ था, मैंने कहा फॉर्मेट ही है थोड़ा सा, मैंने नहीं किया हुआ था उससे पहले, वो इतना सिंपल था, वो देखते ही मेरे जेहन में बैठ गया। आगे देखा क्वेश्चन आया हुआ था वो, और तो 3 महीने जिस क्वेश्चन की तैयारी की थी ना, कंसोलिडेशन, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। आया था सवाल, सॉल्व ही नहीं हुआ वो बात किस्मत बुरी और अच्छी, वो दोनों ही काम कर गए थे। बहरहाल पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दूसरी जिस अटेम्प्ट में ये 19 वाला क्वेश्चन आया था उस अटेम्प्ट में पास हो गया था मैं। चले बहरहाल हाँ, वो ऐसे चलता रहा CFAB में, CA में। शुरू में पहली दूसरी दफ़ा फेल होते हैं ना, तब दुख होता है, क्योंकि पहले कभी फेल नहीं हुए होते भाई। इस तरह ये तारीख खामोश है, इसके बाद उसको मजीद जो है आप उजागर करने की कोशिश ना कीजिए। ये था हमारा लास्ट लेक्चर। मजीद अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मैं आज कल से एक्टिव हूँगा, ठीक है। आपका जो प्लान आपने बोला है वो रिव्यू आज मैं कोशिश करूँगा फाइनल कर दूँ। 2-3 लॉ का मैंने कर दिया है, अब बाकी 3 सब्जेक्ट उनका 1 से 2 दिन में इन तीनों को मैंने कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। वो रिवीजन क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस होती हैं, इस वजह से टाइम फिर कम बचता है। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर था हमारा, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। अब मजीद अगर हमारा कोई डिस्कशन वगैरह ऐसी हुई तो मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आप आ जाए, क्योंकि बाज़ का ग्रुप में स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये टॉपिक समझा दे, ये समझा दे, तो मैं नोट करते रहता हूँ उसको, और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद एक क्लास रख के उसमें सारे डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।